क्यूरीज पुट करने के लिए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, लेट्स आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी। ठीक है जी। आई वॉन्ट टू मेक सिंपल वेब पेज। सर ठीक है। आपने आज से आपका डे 1 है, यहाँ पे बहुत सारे और भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनका पहला लेसन मिस हो गया, तो उसमें मैंने जस्ट इंट्रो दिया था कि आपने क्या स्किल्स चाहिए। आपको वेबसाइट डेवलपर बनना है, फ्रंट साइड एंड डेवलपर बनना है, या बैक एंड डेवलपर बनना है, या फुल स्टैक डेवलपर बनना है, आपको क्या सीखना चाहिए। ठीक है। यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर एज ए कैरियर एज ए वेबसाइट डेवलपर वेबसाइट डेवलपर एज ए वेबसाइट डेवलपर क्या सीखना चाहिए, वो क्या टेक्नोलॉजीज होंगी जो सीखनी चाहिए। टेल मी, यू वांट टू स्टार्ट योर कैरियर एज ए वेब डेवलपर, टेल मी टेक्नोलॉजीज। भाई कोई भी हो, जो भी अपना स्टार्ट करना चाह रहा है कैरियर एज ए वेबसाइट डेवलपर, फ्रंट एंड बनना डेवलपर बनना चाह रहा है, बैक एंड डेवलपर बनना चाह रहा है, यू नीड टू स्टार्ट विद दिस सेम सीक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास कि कहीं और निकल जाओ आप। अगर आपने बेस अपनी स्ट्रांग करनी है तो यू नीड टू, अगर आप इसकी फाउंडेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, यू मस्ट लर्न फर्स्ट HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फॉर्म्स बनाने हैं, टेबल्स बनाने हैं, सिमेंटिक टैग्स यूज करने हैं, CSS सेकंड वन। अगर आपने अच्छे लेआउट्स बनाने हैं, डिजाइन अच्छा बनाना है, फ्लैक्स बॉक्सेस, ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, एनिमेशन सेकंड। थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट। अगर आपने इंटरेक्टिव करना है, बातचीत करनी है, वैलिडेशन लगानी है, रूल्स लगानी है, चेक्स लगाने हैं, तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। कम से कम ये 3 चीजों से स्टार्ट लेना पड़ेगा। हमारे अर्ली जो लेक्चर्स होंगे वो 2 के ऊपर होंगे। आफ्टर इंशाल्लाह जब हम जून में जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। अभी जावास्क्रिप्ट को भूल जाओ, अभी इस लेवल पे आप नहीं हो कि मैं आपको डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सिखा दूं। अगर आपकी किसी लैंग्वेज में अच्छी नो हाउ है, आपको पाइथन में कभी काम किया हो, आपने सी लैंग्वेज में कभी काम किया, आपने कोबोल में बेसिक में कभी काम किया हो, तो ठीक है, अच्छी बात है। आपको बेसिक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स का पता होगा, इफ क्या होता है, इफ स्टेटमेंट से क्या करते हैं, आपको लूपिंग स्टाइल का पता हो, फॉर का लूप, वाइल का लूप किस तरह एग्जीक्यूट होता है, आपको वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, आपको कैलकुलेशन करनी है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पावर, तो कैसे होगी, आपस में 2 वैल्यूज को कंपेयर करना है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इन ऑपरेटर्स के बारे में अगर आपको नो हाउ है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, समझाने में आसानी होती है। वरना वो बच्चा खुद भी तंग होता है, मुझे भी तंग करता है कि सर मुझे तो सब आता है, आगे चले। तो उस चक्कर में ना बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं उसके पीछे लग जाऊंगा। बाकी हर चीज का एक टाइम है, जब आएगा तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अभी आपने स्टार्ट जब लेना है स्टूडेंट्स, तो आपने सिंपल से ये याद रखो, आप हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका भाई हो, वो कहता है मैंने डेवलपर बनना है, वेबसाइट्स का जमाना है, हर किसी की बेसिक नीड है वेबसाइट, वेब पेज मैंने बनाना है। बच्चों, जब कभी आप क्लास ज्वाइन करो तो माइक काइंडली ऑफ कर दिया करो, क्योंकि आप भी डिस्टर्ब होते हो, हमारी क्लास भी डिस्टर्ब होती है, रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाती है। और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैंने वीकेंड पे आपको देनी भी है। हो सकता है कल मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ताकि जिसका कोई लेसन मिस हुआ है पहले भी दे दूंगा, जिसमें इंट्रो है, गपशप है, आज की तरह कोई ऐसी बात नहीं की मैंने। तो आपने टेक्नोलॉजी जिससे स्टार्ट लेना है वो HTML है। अब आप कहोगे सर HTML और CSS थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये 2 टेक्नोलॉजी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी है, वेबसाइट बनाने की जरूरी है। HTML स्टैंड्स फॉर व्हाई वी नीड टू स्टार्ट विद HTML। जिस तरह आपको कहा जाए बिल्डिंग बनानी है तो मिस्त्री लगाते हो, वो स्ट्रक्चर बनाता है। खूबसूरती कब आती है, जब उसमें टाइल, वुड वर्क, मार्बल, हर चीज अपनी जगह पे लग जाती है, वो CSS है। अगर आपने ब्यूटीफाई करनी हो, लुक निकालनी हो, वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना है, तो CSS। अगर सिर्फ ढांचा खड़ा करना है, ढांचे से अट्रैक्शन नहीं होती। कोई भी इमारत जो अनफिनिशिंग होगी उसकी कीमत इतनी नहीं लगती, मतलब खूबसूरत नहीं होगी तो उसकी कीमत इतनी नहीं लगती। अगर वो उसकी, आप कभी विजिट करो किसी इमारत का, अगर सिर्फ ढांचा ही हो, ना खिड़कियां लगी हों,
ना दरवाजे लगे हों, ना ग्रिल्स लगी हों, ना मार्बल लगा हो, ना फ्लोर, ना सीलिंग, कुछ भी नहीं हुई, उसकी कीमत भी कोई नहीं होती। उसको देख के निकल जाता है बंदा बाहर। हाँ, अट्रैक्शन कब होती है? जब हर चीज परफेक्ट हो। अट्रैक्शन करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी वेबसाइट को सीएसएस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको मैं ये कल परसों से सीएसएस स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना है कि ग्राउंड कैसे बनती है, एक सिंपल सी इमारत का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो जैसे कि आपने एचटीएमएल में पहली लाइन ही गौर कर रहे होगे, स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, एचटीएमएल के नीचे इफ यू वांट टू मेक योर वेबसाइट मींस स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट एचटीएमएल से बनता है। अब आपको वो कैसे, अभी आपको अभी अभी थोड़ी देर में हम एक वेबसाइट बनाते हैं। सीएसएस अच्छी सी वेबसाइट के डिजाइन एंड लेआउट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हम दो कामों पे फोकस कर रहे हैं। अब आपको मैं एचटीएमएल के बारे में लिखता हूं। टेल मी अबाउट HTML। HTML स्टैंड्स फॉर मार्कअप लैंग्वेज। एक सिंपल सी लैंग्वेज है, टैग बेस्ड लैंग्वेज है। अगर आप इसकी ऊपर के हाफ को देखो, स्टैंड्स फॉर, आज के दिन के बाद अगर आपसे पूछे व्हाट इज मेंट बाय HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इट इज ए बेसिक लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर योर वेब पेजेस, और एवरी वेबसाइट यू ओपन ऑन द इंटरनेट यूजेस HTML। कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो, किसी भी ब्राउजर में ओपन करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, आपका कोई भी ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, किसी भी ब्राउजर में जब आप अपने वेबसाइट को ओपन करते हो, उसकी जो बेस लैंग्वेज होती है वो HTML ही होती है। कोई वेबसाइट ओपन कर लो, अमेजोन की कर लो, अलीबाबा की कर लो, कोई वेबसाइट हमारी आईसीटी ट्रेनिंग की कर लो, तो आप वेबसाइट जब ओपन करते हो तो बिहाइंड दिस वेबसाइट देयर इज ए कोड, देयर इज ए HTML कोड। तो HTML कोड आपका वहां पे मिलेगा भी, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो आपका HTML कोड जब लिखा जाता है, लिखा जाता है, वो किसी ना किसी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना पड़ता है जिसे एडिटर बोलते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं उन एडिटर्स की जिक्र करूंगा। और आज हम पहला जो IDE जिसे बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें विजुअल स्टूडियो को इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद उसका आउटपुट भी देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, देखूं तो सही जो बन रहा है सही बन रहा है, परफेक्ट बन रहा है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपने इसका पर्पस समझो, क्या पर्पस है। HTML यूज टू क्रिएट योर वेब पेज स्ट्रक्चर, और यहां पे वेब पेज के ऊपर क्या क्या कंटेंट हो सकता है, आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, टेबल भी हो सकते हैं, और बहुत सारे लिंक्स भी होते हैं। जैसे क्लिक करोगे उसका लिंक ओपन हो जाएगा, यूट्यूब का लिंक लगा दो, अपनी आपने फेसबुक का लिंक लगा दो, आप कोई भी लिंक लगा सकते हो, और अच्छे अच्छे खूबसूरत से फॉर्म्स बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसमें आपने इंटरेक्शन करना है, आपकी वेबसाइट पे जो कोई भी आता है एक फॉर्म लिखा हो, बना हो, और उसमें उसका डेटा आप कलेक्ट करके सबमिट करवा लो। आ गया तो मेरी वेबसाइट पे जो भी आएगा अपना डाटा दे के जाओ, ताकि मैं फ्यूचर में इसके साथ इंटरेक्शन कर सकूं, इसको मैं मेल कर सकूं, इसको मैं ग्रीट कर सकूं, इनके साथ मैं अपनी प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग करनी है वो स्मूथली उस ईमेल के ऊपर मैं इसको कनेक्ट हो सकूं, इसके साथ मैं फोन के ऊपर आ सकूं। तो फॉर्म, फॉर्म अगर आपने डिजाइन करने हैं, आमतौर पे आपने देखा होगा फॉर्म्स बने होते हैं जिसके थ्रू आप उसका नेम क्या है जी, आपका फादर नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका स्काइप का आईडी क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, वो टाइप करो और सबमिट कर दो। जैसे वो सबमिट करते हो वो डाटा आपके पास आ जाता है, वो डाटा आपके पास आ जाता है। फ्यूचर में इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पे आपने उसके साथ इंटरेक्शन करनी है, आपके पास कोई नंबर हो फोन कर लोगे, ईमेल हो मेल कर लोगे, स्काइप आईडी हो या कोई और अकाउंट हो, व्हाट्सएप नंबर आमतौर पे आज हर किसी का होता है। तो आप उसके साथ इंटरेक्शन कैसे करोगे, उसके साथ कांटेक्ट कैसे करोगे, उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताओगे कैसे। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पे जब कभी आप कोई सर्विसेज देते हो तो फॉर्म जरूर फिल करवाते हो, यहां तक कि आपको याद हो आपने अगर ईमेल बनाते हो गूगल के ऊपर जाके, वो भी फॉर्म आपसे फिल करवाता है। आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन, और आईडी क्या रखनी है और पासवर्ड क्या रखना है, वो फॉर्म की सूरत में आपसे लेता है, और फिर उसको रजिस्टर कर लेता है अपने सर्वर पे। फ्यूचर में जब आप ईमेल के थ्रू पासवर्ड दे के कनेक्ट होते हो तो आपको सर्विस मिलती है ना,
आप सर्विसेज आपको मिलती हैं। तो इसी तरह फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यहां पे आपको कहा गया। अच्छा जनाब, इसका मतलब आपने वेबसाइट का कंटेंट खूबसूरती से अरेंज करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, तो पर्पज एचटीएमएल का, थिंक ऑफ ए एचटीएमएल एज ए स्केलेटन, ढांचा, जैसे इंसानी ढांचा है, इसके ऊपर स्किन में उतार दूं स्केलेटन। तो स्किन आप मतलब आप अपने कंटेंट की जो अरेंजमेंट करते हो, एचटीएमएल इज एग्जैक्टली योर स्ट्रक्चर और स्केलेटन ऑफ वेबसाइट, जिसके ऊपर सारा आपकी चीजें बनती हैं। अब आमतौर पे आप सिंपल एचटीएमएल का कोड जब लिखते हो, कम से कम बेसिक लेवल पे आपको इतना हिस्सा लिखना पड़ता है। ये है जी बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें वेलकम किया गया है आपकी वेबसाइट पे एक स्पेशल हेडिंग के साथ, H1 बिग हेडिंग, H2 स्मॉल, H3 और स्मॉल, H4 और स्मॉल, H5 और स्मॉल, और सबसे स्मॉल हेडिंग या टेक्स्ट का साइज होता है H6। और सिंपल अगर आपने पैराग्राफ लिखने हैं तो यहां पे टैग आपको नजर आ रहे होंगे, स्टार्टिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अगर आप गौर करो, ये पूरा HTML आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के ऊपर ही होता है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? HTML डॉक्यूमेंट है। HTML स्टार्टिंग टैग है, इसे रूट टैग भी बोलते हैं। रूट, जड़, रूट HTML, और क्लोजिंग इज स्लैश HTML। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान सिर्फ और सिर्फ स्लैश का फर्क होता है। रूट टैग HTML, क्लोजिंग इज स्लैश HTML, इसके दरमियान में सारा कोड होगा। HTML और स्लैश HTML के दरमियान में सारा कोड होगा। इसमें हेड होगा, इसमें बॉडी होगी। दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक हेड, एक बॉडी। ये भी देखो जरा, आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर हेड और स्लैश हेड, फिर बॉडी। हेड जब क्लोज करोगे तो बॉडी स्टार्ट करनी है, दिस इज हेड। बॉडी उसके बाद आएगी, और बॉडी का क्लोजिंग स्लैश बॉडी, हेड का क्लोजिंग स्लैश हेड। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये मैं अभी लिखूंगा, आपको बल्कि लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें ऑटोमेटिकली वो आपके लिए एडिटर में खुद ही राइट कर देगा। ये 8-10 लाइनें जो लिखी है ना, क्लिक करोगे सारी आ जाएंगी। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, फ्लो को, स्ट्रक्चर को, एक खास स्टेप्स को इसी तरह लिखना पड़ता है। बाय मिस्टेक आप ऊपर बॉडी लिख दो, नीचे हेड लिख दो, गलत हो जाएगा। लेकिन आपको मैं अभी एक चीज सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, ये सारी लाइनें खुद ही लिखी हुई आ जाएंगी। अभी वो कैसे? उसके लिए हमें एक अदद जरूरत पड़ेगी आईडी की, आईडीई की जरूरत पड़ेगी, आईडीई की जरूरत पड़ेगी। और ये कहा जाता है कि एक आम जो आपका HTML होता है, उसका रूट टैग HTML, और देखो क्लोजिंग स्लैश HTML, हेड स्लैश हेड, बॉडी स्लैश बॉडी। दरमियान में बहुत कुछ है, दरमियान में बहुत कुछ है। हेड और स्लैश हेड के दरमियान में बहुत कुछ है, बॉडी और स्लैश बॉडी के दरमियान में बहुत कुछ है। लेकिन कहा जाता है कि कम से कम इतना हिस्सा होता है आपके हर HTML पेज पे, ये मिस नहीं करते। ठीक है, एज ए प्रोग्रामर आपको एक गेम खेलने के रूल्स बताए जाते हैं कि आपने अगर एक वेबसाइट बनानी है, कम से कम उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपने ये रखना है। अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर टाइप कहाँ करते हैं, और ये आमतौर पे ये जो आपके होते हैं ना टैग्स, जिसमें आपने HTML देखा, हेड देखा, टाइटल देखा, बॉडी देखा, सामने पर्पस लिखा हुआ है, मेन HTML डॉक्यूमेंट है। ये HTML से पता चलता है। हेड आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती है, इसके अंदर क्या होती है इंफॉर्मेशन, अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। टाइटल जो ब्राउजर के टैब में ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज टाइटल। ये ऊपर दिख रहा है माई मीटिंग, ये आपको दिख रहा है व्हाट्सएप, ये जो आपको दिख रहा है वेब डेवलपमेंट टेक्स्ट, ये आपका टाइटल है, ये आपका टाइटल है। इसे कहते हैं ब्राउजर टैब में क्या होता है, टाइटल। अभी आपको मैं बनाना भी सिखा देता हूं। अब बॉडी में जो भी विजिबल होता है आपके ब्राउजर में, वो कंटेंट होता है। क्या लिखा हुआ है? विजिबल वेब पेज का कंटेंट। अच्छा, अब आपको मैं कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज स्टार्ट लेना चाह रहे हो, यू नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं IDE। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर कोडिंग भी करोगे, जिसके अंदर आप अपने रिजल्ट्स को भी स्क्रीन के ऊपर ब्राउजर में वॉच कर पाओगे, देख पाओगे। कोई अगर एरर आती है तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करके ये दे देता है। गलती अगर आपसे होती है ना, कोई मिस्टेक हो जाती है, सिंटेक्स का कोई मसला हो जाता है, सिमेटिक कोई मिस्टेक हो जाती है, ये आपको हाईलाइट भी कर देता है कि जनाब, और आपको सजेशन देता है, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है।
आपकी कोडिंग करने में, कंप्लीट करने में आपको हेल्प करता है। और आईडी में जो वेरी फेमस है टू डेवलप योर वेबसाइट, आईडी टू डेवलप, बहुत सारे हैं मार्केट में। वेबसाइट बनाने का वो सॉफ्टवेयर जिसमें ये सारे काम हो जाएं, इंटीग्रेटेड, जुड़ा हुआ है, हर चीज जुड़ी हुई है। कोडिंग भी होगी, रिजल्ट्स भी देख पाओगे, एरर आएगी वो भी हो जाएगी, सजेशन भी देगा, ऑटो कंप्लीशन भी होगी, प्रिंटिंग खूबसूरत एनवायरनमेंट आपको बना के दे देगा। और आप एक ही वक्त में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। आपने सिटी स्कूल की वेबसाइट बनानी है, आपने अपनी ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट बनानी है, आपने अपने जो आपका पर्सनल बिजनेस उसकी वेबसाइट बनानी है, एट अ टाइम आप तीन चार वेबसाइट बना सकते हो। इसका मतलब प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट इसमें आराम से हो जाती है। डिफरेंट फोल्डर्स बनेंगे, एक फोल्डर सिटी स्कूल का, एक फोल्डर ऑनलाइन स्टोर का, एक फोल्डर माय रिज्यूमे का, अलग अलग फोल्डर बनेंगे। कोई फोल्डर किसी के साथ मिक्सअप नहीं होगा, हर एक फोल्डर का अपना कंटेंट अलग रहेगा। उससे रेलेवेंट इमेजेस, उससे रेलेवेंट सीएसएस, उससे रेलेवेंट जावास्क्रिप्ट उस फोल्डर में बंद होंगी। कोई एक दूसरे को तंग नहीं करेगा, हर एक अपने डब्बे में होगा। ये सारी मैनेजमेंट कहलाती है। और आईडी का कमाल ये है, एक ही वक्त में आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट को एट अ टाइम डील कर सकते हो। अब ये थोड़ी है कि आपके पास तीन चार प्रोजेक्ट आ गए, आप कहते हो एक खत्म हो गया तो दूसरा स्टार्ट करूंगा, आप पैरेलल कर सकते हो, हर एक अपना अपना फोल्डर बना के। अब वो कैसे होगा, ये सारी चीजें जो मैंने आपको वर्बली बताई हैं, इसको फिजिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले आईडी को समझो, और कौन सा आईडी है सुटेबल फॉर योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बेस्ट आईडी ओवरऑल विजुअल स्टूडियो कोड। उसने नंबर 1 के ऊपर रैंकिंग में, भाई एक काम करने के डिफरेंट डिफरेंट आपके एनवायरमेंट्स हैं, वो कहता है सबसे नंबर 1 जो है ना वो विजुअल स्टूडियो कोड है। और भी हैं, ठीक है, और भी हैं। ये वो वाई ये भी बता रहा है, फ्री है, लाइट वेट है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नोड, जो आपका फ्रंट एंड है, बैक एंड है, टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट यहीं पे मिल जाती है। आप कहीं इधर उधर भागने नहीं पड़ता। ये नहीं कि नोड के लिए कोई और एनवायरनमेंट इंस्टॉल करोगे, जावा के लिए कोई और एनवायरनमेंट इंस्टॉल करोगे, HTML के लिए कोई और आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। नो, सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे काम हो जाते हैं, चाहे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का कोडिंग हो, चाहे बैक एंड का हो। रिएक्ट, नोड, जावास्क्रिप्ट, HTML CSS, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। सब आपको वन विंडो ऑपरेशन होता है ना, एक ही जगह पे सब चीजें चलती हैं, आपको कोई खपना नहीं पड़ेगा। और बहुत इसकी ह्यूज मार्केट प्लेस है, बिल्ट इन टर्मिनल्स होते हैं, गिटहब इंटीग्रेशन होती है, फास्ट एंड बिगनर फ्रेंडली होता है, फास्ट एंड बिगनर फ्रेंडली होता है। अब चलते हैं, सबसे पहले आज हम एक काम करेंगे, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आपने सर्च में सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर, ये जी यहां से आपने डाउनलोड कर लेना है। ये वेबसाइट है डाउनलोड करने की, जब तक ये आपके पास नहीं होगा आगे नहीं चल सकते। ये विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, जो भी है आपके पास यहां से डाउनलोड कर लेना। ये लिनक्स के लिए है, ये एप्पल वालों के लिए है। तो आपका अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स है, डेबियन है, आपका रेड हैट, फेडोरा है, सुशी है, तो ये ले लो, कोई जरूरत नहीं, आपका ये बनता है। राइट ऑप्शन इज दिस वन। इसको डाउनलोड पे लगा दो। डाउनलोड करोगे तो थोड़ी देर के बाद कुछ इस तरह डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगा। ये विजुअल स्टूडियो कोड, ये सॉफ्टवेयर, 2 मिनट लगेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको करना पड़ता है इंस्टॉल। सॉफ्टवेयर तो आ जाए, सॉफ्टवेयर को जब तक आप इंस्टॉल नहीं करोगे आपकी डिवाइस के ऊपर इसकी प्रेजेंस नहीं आएगी। आप इसको इंस्टॉल कैसे करोगे, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहां पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, बस। जैसे आप इसको रन करोगे वो आपसे डिवाइस की परमिशन मांगेगा, आपको यस कर दो और ये आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप एग्री कर लेना, एग्री कर लेना, नेक्स्ट। बाकी ऑप्शंस आप जैसे हैं ऐसे ही रहने दो। पाथ इज ऑन, ये जरूर ऑन कर देना। रजिस्टर इज ऑन, जो मतलब ऑन है ऑन ही रहने, जो ऑफ है ऑफ ही रहने दो, नो प्रॉब्लम। ये जी सॉफ्टवेयर जब तक स्टूडेंट इंस्टॉल नहीं होगा ना, आपका काम स्टार्ट नहीं हो सकता। आपको एक अदर चाहिए था IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जो सबसे पॉपुलर है एंड बेस्ट है, विजुअल स्टूडियो कोड। करने वाले और भी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, लेकिन मैं मार्केट के हिसाब से जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है उसी को हमने सेलेक्ट किया, विजुअल स्टूडियो कोड। इसको जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे हमारा काम स्टार्ट नहीं होगा। अब मैं आपको आज
पहला प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है यहां तक किसी को, हुसैन को, महविश को, सुबान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई है तो क्वेश्चन कर लो। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपकी मेरी तक वॉइस ना पहुंच रही हो तो चैट बॉक्स में कर लिया करो ऐसे। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कल के फ्यूचर के एक अच्छे डेवलपर बनना चाह रहे हो, पहले तो फ्रंट एंड अपना अच्छा करो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट अच्छी करो। जब ये कर लोगे तो फिर हम इसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे, बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे, टेलविंड पे काम करेंगे। CSS के लिए बाद ये होता है स्टेप। फिर अगर आप जावास्क्रिप्ट कर लेते हो, रिएक्ट, एंगुलर और व्यू टेक्नोलॉजीज होती है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, ये समझ अभी, ये बात अगर मैं कर रहा हूँ, आप परेशान ना होना। ये सारे आने वाले दिनों में ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपनी वेबसाइट परफेक्ट बनाने में। ओके, ये देखो फिनिश आ गया ना। लें जी, ये आपका विजुअल स्टूडियो ना सिर्फ कोड इंस्टॉल हुआ है बल्कि ओपन भी हो गया। ये जी रिसेंटली मैंने कुछ काम किया तो मैं बंद कर रहा हूँ। मैं अब आपको इस तरह लेके जा रहा हूँ जैसे आपका बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट है। ये आप समझो कि फर्स्ट टाइम जब ओपन करोगे ये स्क्रीन होगी। इसमें अब आपने करना क्या है, वेलकम स्क्रीन होगी। ठीक है जी, वेलकम स्क्रीन होगी। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, इसके मेन्यू को समझो। ये मेन्यू है, ये 3 आपको डैशेज नजर आ रही हैं, ये मेन्यू है। फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल, हेल्प। सबसे पहले आपने जो काम करना है, स्टेप नंबर 1, यू वांट टू क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। HTML कोड, फाइल में जाओ। सबसे पहले इसमें आपने ओपन फोल्डर करना है। आपने ओपन फोल्डर करना है। ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपने एक काम ये करना है, सब लोग यही काम करो। आपने C ड्राइव पे चले जाओ या D ड्राइव पे चले जाओ। ये ऊपर देख रहे हो दिस पीसी, दिस पीसी में C पे चले जाओ या D पे चले जाओ। मैं मोस्टली अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो D ड्राइव पे रखता हूं। C पे इसलिए नहीं रखता, यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। वजह भी बता रहा हूं। C पे इसलिए नहीं रखता, यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रिपेयर करना पड़ता है, बाद औक़ात आपको पूरे के पूरे C ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ता है, पार्टीशन को डिलीट करके नए सिरे से फॉर्मेट करना पड़ता है, तो एवरीथिंग इज गॉन। तो बेहतर है इसके पैरेलल, अगर अगर मजबूरी है तो नो मसला, C ड्राइव पे बना दो फोल्डर, अगर कोई मजबूरी है। बस एक काम किया करो, USB के ऊपर अपनी इस फाइल को सेव कर लिया करो। हर हफ्ते के बाद कोई बिग प्रोजेक्ट है, किसी क्लाइंट का आपने प्रोजेक्ट पकड़ लिया, तो उसको कहीं बैकअप रखो। खुदा ना खास्ता अगर आपका ये लैपटॉप इधर उधर हो जाए, बंद हो जाए, इसका जो है स्टोरेज प्रॉब्लम करना शुरू कर दे, आपका रिस्पॉन्स ना हो, तो कम से कम वो आपका जो काम किया हुआ है जिस पे आपने 10 दिन लगाए हैं वो कहीं पड़ा होना चाहिए। आप दूसरा लैपटॉप ओपन करो, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करो, शुरू हो जाओ वहीं से। जहां रात को काम छोड़ा सुबह आप स्टार्ट कर दो। बेहतर है आप अपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनती है, अभी मैं बनाने लगा हूं, उसको अपने पास कहीं रखो, और नहीं तो गूगल ड्राइव पे रख दो। गूगल ड्राइव पे रख दो, नो प्रॉब्लम। वो तो आपका पर्सनल ईमेल अकाउंट है ना, वहां रख दो। 15 GB स्पेस है, बहुत होती है। अभी मैं आपको बताता हूं कि गूगल ड्राइव पे कैसे रखना है या आप लोकल डिस्क पे कैसे रखना है। सबसे पहले तो आपने, मैं आमतौर पर प्रोजेक्ट जो बनाता हूं वो अपनी D ड्राइव पे बनाता हूं, C पे नहीं बनाता। वजह मैंने ये बताई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इधर पड़ा होता है, बाद वक्त आपको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम फिनिश करके नए से इंस्टॉल करना पड़ता है। और अगर आप कहते हो सर मेरी तो है ही एक C, नो प्रॉब्लम, C पे बना लो, लेकिन उसका बैकअप कहीं रखा करो। स्टार्टिंग डेज में जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करोगे तो बैकअप होना चाहिए आपके फोल्डर का। फोल्डर बनाने लगा हूं, ये देखो D ड्राइव पे गया। ये देख रहे हो यहां पे कुछ फोल्डर आपको नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं बहुत नजर आ रहे हैं। ये वेब डेव सितंबर का फोल्डर, मेरा पिछला बैच मैंने सितंबर में करवाया था, ये उसका फोल्डर बना हुआ है। वैसे तो मैंने फैब्रिक में भी करवाया था, वो मैंने फोल्डर यहां से बैकअप में रख लिया। ये फोल्डर जैसे ये बने हुए ना, आप एक अदद फोल्डर बना दो जैसे मैं बनाने लगा हूं। अब आपको फोल्डर कैसे बनता है, ये है न्यू फोल्डर। मैंने D के ऊपर बना रहा हूं, मेन के ऊपर न्यू फोल्डर। इसका नाम क्या रखने लगा हूं, वेब
डेव, कौन सा मंथ जा रहा है? मई 26। ये फोल्डर मैंने इसलिए बनाया है कि कल को मैंने जितनी भी लैब्स करनी है इसी फोल्डर में करूंगा, मुझे परेशानी नहीं होगी ढूंढने में। आप आ गए 6 बजे मेरे पास पहुंच गए, और मैंने अब विजुअल स्टूडियो में ढूंढ रहा हूं कि मैंने फाइलें किधर रखी हैं, फोल्डर मेरा किधर है जो मैंने कंटिन्यू करना है आपके साथ। तो फोल्डर एक अदद बना लो आप लोग, आप अपनी आसानी के लिए फोल्डर बना लो। जैसे मैंने फोल्डर का नाम रखा है बड़ा अपनी पहचान के मुताबिक, ताकि मुझे ढूंढने में ऑर्गेनाइज करना आसान है। आप नाम ले लो, वेब डेव में 26। मुझे कल को परेशानी नहीं होगी। मैं मिस्टर खलील से ये पूछूंगा नहीं, मिस्टर फैसल से ये नहीं पूछूंगा यार वो फोल्डर कौन सा था जिसमें हमने कल फाइल बनाई थी, अपना प्रोजेक्ट बनाया था। मुझे याद होगा, मैंने नाम भी ऐसे रख दिया, वेब डेव, वेब डेवलपमेंट में 26। लोकल डिस्क कैसे क्रिएट करते हैं बच्चे? जब आप अपनी सिस्टम परचेज करते हो ना, उसकी पार्टीशन की जाती है। जब आप इंस्टॉलेशन के लिए देते हो ना कि इस पे विंडोज मुझे रखनी है, तो उसकी पार्टीशन की जाती है। ये है डिस्क एक ही, फिजिकली ये एक ही डिस्क है, CRT, इसकी पार्टीशन की गई है। ड्यूरिंग विंडोज इंस्टॉलेशन ना आपकी नहीं हुई होगी, परेशानी हो रही है आपको। कितनी डिस्क की स्पेस कितनी है, साइज क्या है टोटल? 250 है, 250 GB है। कितनी फ्री है इस वक्त? हाँ, बेहतर है अभी काम चलाओ, जब जरूरत पड़ेगी इसको नई फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करते वक्त इसकी पार्टीशन करवा लेना नए सिरे से। अभी नहीं होगी, अभी इस वक्त नहीं होगी। वो श्रिंक व्रिंक ये वो बाद में सपोर्ट देता है, बाद में नहीं देता। तो अभी आप जैसे है रहने दो, इसी ड्राइव पे एक फोल्डर बना लो, ठीक है? मिस्टर सुभान, मिस महविश, हुसैन, आप सी ड्राइव पे बना लो चाहे, डोंट वरी। अभी तो आप काम सीख रहे हो ना, इंशाल्लाह जब फ्यूचर में आप इसको प्रोफेशनली करोगे तो ये एहतियात कर लिया करो। सी पे अगर रखा हो तो बैकअप तो ले सकते हो ना, USB पे सी वाला बैकअप ले लो। डी पे रखा है तो डी का बैकअप ले लो। एक अदद USB आपके पास होती है, मेरी पॉकेट में होती है हर वक्त, दो दो USB मैंने रखी हुई है। आजकल के दौर में USB कैरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसका सेम फोल्डर का बैकअप जो है गूगल पे रख लो, गूगल ड्राइव पे। अभी मैं आपको रख के दिखाता हूं। अच्छा जी, क्या फोल्डर है जी जनाब? वेब डेव 26, ये वो फोल्डर था। इसको आपने डबल क्लिक करना है और नीचे देखो स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा हुआ है सिलेक्ट फोल्डर। ये देख रहे हो बटन नीचे, सिलेक्ट फोल्डर बना के इसमें चले जाओ। ले जी जनाब, आपका स्क्रीन के ऊपर वो फोल्डर का नाम ऊपर आ गया, वेब डेव में 26। ये देखो, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली, बिल्कुल खालम खाली। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने एक नई फाइल क्रिएट करनी है। HTML फाइल किस तरह क्रिएट होती है, क्या नाम दिया जाता है? पहला जो पेज बनता है आमतौर पे उसका नाम रखा जाता है index.html। पहला पेज जो भी वेबसाइट हो, आमतौर पे उसका नाम क्या रखा जाता है? इंडेक्स। ये अपना मामूल बना लो अभी से कि पहला पेज वेबसाइट का उसका नाम index.html रखना है। जैसे मैं रखने लगा हूं, कैसे? ये देखो, ये न्यू बटन नजर आ रहा है न्यू फाइल का, यहां पे क्लिक कर दो, या ये फाइल में जाओ, ये यहां पे न्यू फाइल पे क्लिक कर दो। एक ही बात है, चाहे यहां से मेन्यू वाइज कर लो। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स? ये न्यू बटन नजर आ रहा है ये वाला छोटा सा, इस पे क्लिक करो। क्या नाम देना है? इंडेक्स डॉट HTML। अगर आप गौर करो, आपके साइट के ऊपर ऑरेंज कलर का शेवरॉन एंगल ब्रैकेट्स आ गए। ये जैसे निकालता हूं, ये देखो, ये डैशेस नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही मुझे पेज की एक्सटेंशन रखता हूं HTML, फौरन देखो क्या हो रहा है। कम से कम HTML दूंगा तो एक्सटेंशन के साथ, फाइल के साथ एंगल ऑरेंज कलर के आ गए। ये निशानी है कि आपका ये HTML फाइल है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस टेक्नोलॉजी से ये पेज बिलोंग करता है? HTML। ये आपने याद कर लो कि आपने जितनी भी फाइलें बनाओगे आइंदा, जो भी नाम है, अबाउट अस का पेज बना लो, कैरियर का पेज बना लो, इन्फो का पेज बना लो, सर्विसेज का पेज बना लो, .html नाम के साथ होना चाहिए। ये लो,
अब दरमियान में देखो क्या हुआ स्टूडेंट्स, दरमियान में देखो क्या हुआ। आप कह रहे हैं कोड लिखो। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपको कोड लिखना है। कोड कैसे लिखना है? सबसे पहले ये देखो, अगर तो आप मैन्युअली लिखना शुरू करोगे, अगर आप मैन्युअली लिखोगे ऐसे, एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, अभी मैं ब्रैकेट ही लगाई है, वो देखो टॉप के ऊपर आपकी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए एक लिस्ट आ गई। ये है आईडी का पहला फायदा, विजुअल स्टूडियो का पहला फायदा, आपको हेल्प देता है। मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मुझे क्या लेना है, डॉक्यूमेंट की टाइप HTML। ये जो डॉक्यूमेंट बनने लगा है, जो मैं लिखने लगा हूं कोड, अब मजे की बात है अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने पूरा कोड का एनवायरनमेंट लिख के दे दिया। सिर्फ आपने टैब प्रेस करना है, लो जी लिखा गया। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसने पूरा बना दिया। ये किसने किया आपके लिए? आपके आईडी ने, विजुअल स्टूडियो कोड ने हेल्प करता है आपके लिए आसानी पैदा करता है। अगर आपको ये पूरा लिखना होता, टाइम तो लगता है ना, 2 मिनट ही चाहिए लगते। और ये देखो इसमें इंडेंटेशन भी इसने की है, हेड और स्लैश हेड के दरमियान का कंटेंट थोड़ा आगे कर दिया। मेटा 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 देख रहे हो, टाइटल के साथ आगे कर दिया, इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। ये भी आपने करनी है। वैसे तो ये आपके लिए खुद कर देगा, लेकिन अगर आपने खुद लिखना हो, ये करना पड़ता है। ये सारा आपको करना पड़ता है। दोबारा सुनो, कंट्रोल A करो, डिलीट ऑल, दोबारा से देखो। सिंपल विंडो विदाउट एनी लाइन। कैसे स्टार्ट करना है? ब्रैकेट लगानी है, जो लेस देन का साइन होता है ना, ब्रैकेट। जैसे आप लगाओगे एक लिस्ट आ जाएगी अल्फाबेटिकली, ए के नाम, ये देखो ये सारे टैग्स हैं। ये देखो आगे चलता हूं, बी वाले आ गए, सी वाले आ गए, डी वाले आ गए, ये सारे हमने, ये H1, H2, H3, ये भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा इसका काम क्या है। अभी आपको पता चल जाएगा। हेड भी आ गया, ये देखो हेडर भी है, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। HR भी है, ये HTML भी लिखा हुआ आगे। आपको क्या लेना है? सबसे पहले क्या कहा गया था आपको कि डॉक्यूमेंट की टाइप बतानी पड़ती? पहली लाइन हमेशा, डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है? दिस डॉक्यूमेंट इज HTML डॉक्यूमेंट, दैट्स व्हाई यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन। और जैसे आप क्लिक करते हो, रिमेनिंग पार्ट आपके लिए खुद ही लिख देता है। आपने जिस सब टैब प्रेस करना है, कंप्लीट वर्जन आ गया। आपका नहीं आ रहा, आपने काम करना है। हाँ, उसे रिपीट कर रहा है उसको। इसका AI जो है ना, अपने पास स्टोर किया हुआ है इसने, हर एक का अपना इंटेलिजेंट यूनिट होता है जिसको वो फॉलो करता है। अच्छा, आप क्या करना है अगर आपको नजर नहीं आ रहा? आपने ब्रैकेट लगानी है, HTML, ये आपने यहां पे HTML, ये आप जैसे लिखोगे यहां पे, ये देखो, आप फिर एक काम करो, अगर आपका नहीं आ रहा ना, आपने काम क्या करना है, आप पूरा लिखो एक दफा, पूरा। हाँ, ये इनका चूंकि फर्स्ट टाइम इस मशीन के ऊपर कर रहे हैं, हो जाएगा, हाँ, बाकी हो जाएगा फिर। फर्स्ट टाइम मैं इसको करो, HTML डॉक टाइप। सर फर्स्ट टाइम नहीं, अभी अभी भी कर सकते हैं HTML ना लिखेंगे तो फिर हाँ, वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, ये जैसे आप ब्रैकेट लगाते हो HTML, ठीक है, यहाँ पे 5 है ना, वो सर ओनली HTML लिखना है। आप सिर्फ HTML और आगे आपने 5 वर्जन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये भी आपके पास इस पूरे स्ट्रक्चर को बना के दे देता है। ये देखो पूरा लिखा गया, चेक करो। अगर आप लोगों के डिवाइस के ऊपर नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे कोडिंग लिखने जा रहे हो, तो आपने सिर्फ HTML ये लिखना है। वो ब्रैकेट मेरे में जेल में था, ब्रैकेट डालनी है, HTML सिर्फ आपने डालना है। और 5 इसका वर्जन है। मैं आपको इसके वर्जन भी बताता हूँ कि 1 में क्या था, 2 में क्या था, कब आया, कब लॉन्च किया गया। 90s में क्या ये HTML आ गया था? वेबसाइट डेवलपर जो थे, इन्होंने काम शुरू कर दिया था। मैं आपको HTML के वर्जन भी दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे HTML5 को आपने सिलेक्ट किया, ये देखो कोड लिखा हुआ आ गया।
अब मैं आपको HTML की कुछ वर्जन दिखाता हूँ। लेट्स एक्सप्लोर सम वर्जन्स। मैं एक दफा फिर जहमत देता हूं जनाब, यहां पे ChatGPT को टेल मी अबाउट HTML हिस्ट्री। हिस्ट्री तो बताओ जरा इसकी। ये 5 क्या है? आपने अभी देखा 5 मैंने सिलेक्ट किया, वाई 5? ये है क्या? ये लो, अगर आप हिस्ट्री इसकी देखो तो ये तो आपको पता लग गया पहले भी कि HTML स्टैंड्स फॉर। ये भी पता लग गया वेब पेज बनाने के लिए होता है। अब आपको ये बता रहा है कि किसने इन्वेंट किया। कोई तो होगा ना, खुदा का बंदा कोई तो होगा ना इसमें। जो नाम डेवलपर जिसका नाम है वो टिम बर्नर ली। ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि HTML किसने इजाद किया, वो कौन सा प्रोग्रामर था, उसका नाम क्या था, जैसे फर्स्ट टाइम ये इन्वेंट किया कि ये आप एक अपना पेज भी बना सकते हो जिसको आप पब्लिश कर सकते हो ओवर इंटरनेट, जिसमें आप अपने कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हो फॉर ऑडियंस और पब्लिक। पहला बंदा जिसने काम किया था, और ये कब किया था? 1991 में। उससे पहले वेबसाइट का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो 1991 में, ये थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूं आपको कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है, या वैसे ही बंदे के अंदर एक होती है ना लगन जानने की, यार HTML आया कब था, कोई तो होगा ना जिसने स्टार्ट किया था। जैसा इंसान बाबा आदम से चलते हुए अब भी डिफरेंट आपकी उसकी वेरिएशन नजर आ रही है। तो ये अब आप समझ लो कि HTML का भी कोई बाप था। वो बाप कौन था, उसका नाम क्या था? ये था टिम बर्नर ली। इसने कब ये काम शुरू किया, पहली जो वेब पेज बनाया था वो 1991 में। ठीक है। और ये किस जगह पे, किस कंट्री में? जेनीवा। व्हाई HTML वाज क्रिएटेड, मकसद क्या था इसका? बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट में जो डिसाइड हुआ था, शेयर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन, ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए। रिसर्च पेपर्स हो गए, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक जगह से दूसरी जगह उसको दिखाने हैं, उसको डिलीवर करने हैं, उसको आपने पास करना है। तो आमतौर पे इसके लिए इस्तेमाल किया गया था, शेयर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट यूजिंग हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक समझ लो, इस तरह समझ लो कि एक बुक है, बुक के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हर चैप्टर के कुछ 100 पेजेस हैं। जैसे आप क्लिक करते हो चैप्टर 1 का कंटेंट सामने, चैप्टर 2 पे करते हो, वो 200वें नंबर पे वो चैप्टर है, 200वें नंबर पे वो जंप करके उसका टाइटल के साथ उसका रिमेनिंग पार्ट, चैप्टर नंबर सी को 500वें पेज पे है, तो उसके लिंक बने होते हैं। जैसे क्लिक करते हो आपको उस लिंक पे ले जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट यूजिंग हाइपर लिंक्स। ये आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा इसी वीकेंड तक के हाइपर लिंक्स क्या होते हैं। टू मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल थ्रू दी इंटरनेट, और ये एक सोर्स थी स्टार्टिंग डेज में कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने रिसर्च पेपर को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाई HTML वाज क्रिएटेड, मकसद पर्पस ये था। स्टार्ट में ऐसे ही पर्पस था इसका। हाँ, टाइम के साथ 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 आपको इसकी डिफरेंट वेरिएशन नजर आती है। तो ये अब आपको बिफोर HTML शेयरिंग ओवर नेटवर्क वाज डिफिकल्ट। इससे पहले आपस में डॉक्यूमेंट को शेयर करना मुश्किल था। 1991 से पहले की बात कर रहे हैं। पहला वर्जन जो आया था 91 में। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले गौर किया, HTML स्पेस 5 था। 5 इज द वर्जन नंबर। 1 में क्या था, 2 में क्या आ गया, 3 में क्या चीजें ऐड ऑन गई, 4 में क्या नई चीजें आई, और 5 तक पहुंचते 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 इसमें कितनी वेरिएशन आ चुकी है। मॉडल समझ लो, वर्जन समझ लो। 1991 में आपको चंद टैग्स के साथ स्टार्ट किया गया था। चंद टैग्स का मतलब हेडिंग्स, पैराग्राफ एंड लिंक्स। ये सिर्फ टैग्स थे। अभी मैं आपको तीनों टैग्स दिखा देता हूं करके। हेडिंग, पैराग्राफ्स एंड लिंक्स, ये है जी टैग्स। H1 हेडिंग के लिए, ये 6 तक जाता है। P फॉर पैराग्राफ के लिए, और A होता है कोई आपने अगर कोई कंटेंट का लिंक क्रिएट करना हो, कोई वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना हो, कोई पेज के साथ कनेक्ट करना हो, हाइपर लिंक बनाना हो, एंकर टैग होता है। एंकर टैग A। ये सिंपल, अगर आप वेबसाइट बनाते हो उसमें ये 3 टैग्स को अभी थोड़ी देर में मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूं। फिर एक टाइम आया 1995, उसमें कुछ स्टैंडर्ड रूल बता दिए गए HTML लिखने के, फीचर ऐड की गई, फॉर्म्स की सपोर्ट मिल गई। मैंने आपको अभी बोला ना, फॉर्म्स किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि आप उनको फिल करवा के डाटे को अपने पास लेके आ सको। जैसा आपका जीमेल का फॉर्म है,
या आपकी कोई सर्विसेज देते हो, आप अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करते हो कि आप अपना फॉर्म तो फिल करके मुझे भेज दो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा बाद में। ऐसे ही होता है ना, एडमिशन फॉर्म आपने देखे होंगे, किस लिए होते हैं? आपसे फिल क्यों करवाते हैं? ताकि आपका डाटा डेस्क के ऊपर अपने पास रिकॉर्ड में वो रख सके। तो इसी तरह आपके इंटरनेट के ऊपर भी फॉर्म्स होते हैं जो आपके डाटा आपसे ले लेते हैं। ये फॉर्म्स का और कुछ रूल्स ऐड ऑन हुए थे 1995 में, और 95 को भी गुजरे हुए कितने साल हो गए? 3.2, बीच में भी एक वर्जन आया 3.2 1997 में। टेबल्स इसमें दे दिए गए, पहले टेबल नहीं होते थे। टेबल क्या होता है? वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इनको टेबल्स बोलते हैं। टेबल्स 1997 से पहले कोई वजूद नहीं था। आप कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते जिसमें टेबल हो। जैसे आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्ट पब्लिश करनी है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की मेकिंग, ये सारा आपने टैबलर फॉर्म में दिखाना हो, आज दिखा सकते हैं। 1997 से पहले टेबल का वजूद नहीं था। तो टेबल कब इंट्रोड्यूस हुए? 1997 में। और स्टाइलिंग ऑप्शन, हेडिंग को प्रोमिनेंट करना है, कलर सेट करने हैं, फॉन्ट बड़े छोटे करने हैं, स्टाइल देना है, खूबसूरती देनी है, टेबल हो या कोई भी हो चीज, हेडिंग वगैरह। ये स्टाइलिंग भी कब आपको मिली? स्टाइल देना, खूबसूरती देना, 1997। फिर एपलेट्स से सपोर्ट आ गई, एप्स की सपोर्ट आ गई। फिर एक टाइम आया, ये आपका मैनेज किया गया, एक कंसोर्शियम बना दिया गया। इस पूरी चीजों को मैनेज करने के लिए आदमी एक बॉडी बना दी गई, उसका नाम रखा गया W3C। W3 का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ये कंसोर्शियम कब वजूद में आई? जिसने टेक केयर किया कि क्या बन रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, किस तरफ जा रही है, डायरेक्शन क्या है, फ्यूचर में हम क्या करेंगे। एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई W3C के नाम से। इसका काम था कि इसकी डेवलपमेंट को देखना, फ्यूचर डिसाइड करना कि आगे क्या करना चाहिए, अभी क्या स्टेटस है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर आया 4.01, ये आया 1991। इसमें फर्स्ट टाइम बड़ी इंप्रूवमेंट आई। अगर आपसे कोई पूछे ना कि CSS कब आई थी, क्या ये स्टार्ट से आ रही है? नो, 1991 में CSS का वजूद भी नहीं था। 1997 में बिल्कुल ही कुछ नहीं था। हाँ, जब 1999 आया तो आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई किया गया, खूबसूरत बनाया गया, CSS की सपोर्ट आपको दे दी गई, जो कि आप कल या परसों से मेरे साथ CSS को भी देख रहे होगे, और आपको खुद पता चलेगा कि CSS अगर होती है तो क्या फायदा पहुंचता है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट कितना खूबसूरत बनता है। CSS की सपोर्ट फर्स्ट टाइम कब हुई? 1999 में। हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं कि पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमें भी जानने का शौक होता है ना, हमारे बाप दादा क्या करते थे, क्या प्रोफेशन था उनका, कहाँ रहते थे, कब आए इधर, ठीक है, किस एज तक गए, कोई बीमारी थी क्या नहीं थी, ये सारी हिस्ट्री होती है। तो इसी तरह HTML की कोई हिस्ट्री है। हिस्ट्री अगर पता होगी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार HTML जो हम सीखने जा रहे हैं आज से, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, ये पैदा जब हुआ था तब क्या था, और 1999 तक पहुंचते 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 क्या चीजें इसमें आ गई। फिर आगे चलो, फॉर्म्स में इंप्रूवमेंट आई। हाँ, लॉन्च कर दिए गए थे फॉर्म इसमें, ये देख रहे हो, फॉर्म लॉन्च जरूर कर दिए गए थे 1995 में। इसमें इंप्रूवमेंट आई। अब आपको कि सर वो क्या इंप्रूवमेंट आई? बहुत सारी चीजें आपको फॉर्म जब मैं करवाऊंगा आपको मिलेंगी। वो फॉर्म्स उस तरह नहीं थे जो 1997 में थे। 1999 में इसमें इंप्रूवमेंट आई, वो आपको इंप्रूवमेंट समझ आ जाएगी क्या है। अट्रैक्टिव हो गए, बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल्स हो गए, ये सारी इनकी। और फिर 2000 में एक नया वर्जन आया, इसके साथ एक्स लगा दिया गया, और ये आपकी ओल्ड HTML को एक्स के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। और इसको फिर अगले लेवल पे HTML5 जो आज तक चल रहा है, ये आज जो यूज हो रही है ना, HTML 2014 में आई थी। ऑलमोस्ट कितने साल हो गए? 26 हो गई ना। 12 साल पहले जो लास्ट वर्जन आया था HTML5 का 2014 में, तो आज जो हम यूज कर रहे हैं ये आपका बेस बनी थी 2014 में। 2014 में HTML5 आया, मॉडर्न HTML का वर्जन, जो आज की डेट में भी आपके लिए अवेलेबल है। और इसमें क्या सपोर्ट दे देगी, क्या क्या नई चीजें आई, फीचर्स आई? वीडियो की सपोर्ट होगी, मल्टीमीडिया कंटेंट, वीडियो, ऑडियो, कैनवस, ग्राफिक्स के लिए सिमेंटिक टैग्स, बेटर मोबाइल सपोर्ट है इसमें मिली आके। जो आप अपनी वेबसाइट को देखते नहीं हो मोबाइल पे, पहले मोबाइल की सपोर्ट नहीं होती थी, आप बिग स्क्रीन के ऊपर अपनी वेबसाइट को बस लॉन्च करते थे।
लाजमी बात है, जब स्क्रीन शॉर्ट होती थी, छोटी होती थी, तो उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्सिव नहीं था। आपको पता है जब छोटी होगी स्क्रीन तो ऑटोमेटिकली उसके कंटेंट भी एडजस्ट होना चाहिए, वरना तो दाएं बाएं वाला हिस्सा कट जाएगा, दिखाएगी नहीं आपको। तो ये मोबाइल की सपोर्ट आपको कब मिली? 2014 में। 12 साल हो चुके। उससे पहले अगर आप बात करते हो 2013 में, मोबाइल के ऊपर वेबसाइट ओपन करना वो बहुत ही मुश्किल, उसको कंटेंट को देखना होता था। बेटर मोबाइल सपोर्ट मिल गई, एपीआईज बनी बनाई एप्स, वेब एप्स इसमें बनाना आजकल के दौर में आसान हो गया। तो आप जो कह रहे थे ना, एप्स जो बनती हैं मॉडर्न एप्स, उसकी भी बेस बनी, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस बनते हैं एपीआईज के ऊपर, बहुत लोग कमा रहे हैं आजकल। एपीआईज आपके सेगमेंट्स होती हैं, डिफरेंट प्रोग्रामेबल इंटरफेसेस होते हैं जो आपके कनेक्ट कर दिए जाते हैं एपीआईज की सूरत में। इंशाल्लाह एपीआई जब आप आगे जाओगे इसके एडवांस में, तो एपीआईज आपको बनानी भी सिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट है, जहां पे एपीआईज बनाने में आपको हेल्प करता है। एपीआईज आते हैं। अब आप इंपॉर्टेंट टैग्स यहां पे अगर आप गौर करो तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट यहां पे नजर आएंगे। आपके कंटेनर्स, हेडर कंटेनर, नैव का कंटेनर, सेक्शन का कंटेनर, आर्टिकल का कंटेनर, फुटर। हेडर आमतौर पे वेबसाइट के टॉप पे होता है, फुटर आमतौर पे वेबसाइट के बॉटम पे होता है। अब आपको नाम से तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं आता, मैंने करवाया ही नहीं है। ये टैग्स जो आपको दिख रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। अब चलते हैं, आप जब ये कर लेते हो तो दीज टैग्स इंप्रूव। ये टैग्स जो होते हैं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। मतलब क्या? कि आप अपनी वेबसाइट जब लॉन्च करते हो, आप अपनी वेबसाइट बनाओगे ना कहीं सर्वर के ऊपर अपने होस्ट करवाओगे, लॉन्च करवाओगे डोमेन परचेज करने के बाद, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होती है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होती है, आप पे आएगा। भाई, आप ऑनलाइन स्टोर ये भी चला रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर आप भी चला रहे हो, ऑनलाइन आप भी चला रहे हो, महविश भी है, हुसैन भी है, सुबहान भी है, सब ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो। कौन सा ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट टॉप पे आएगी? रैंकिंग। हर किसी को शौक होता है मैं पहले नंबर पे आऊं, और हर किसी को यह भी शौक होता है कि आपकी वेबसाइट पहले पेज पे आए। आपको पता है जब आप कोई चीज सर्च करते हो गूगल में, लाइक दिस, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है? टैग्स की सही प्लेसमेंट, सही डायरेक्शन। ये आप मिसाल के तौर पे, यू वांट टू परचेज लेदर बूट्स, गिव मी वेबसाइट्स। अब आपने अगर कुछ वेब लेदर प्रोडक्ट्स देखनी है, तो ये देखो, अब ये आपकी टॉप ऑफ द लिस्ट, ये एक नाम आ गया, ये वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद ये और भी आपको कुछ वेबसाइट नजर आ रही हैं, और भी आपको सर्विस की नजर आ रही है, कोरियो की नजर आ रही है, लामा रिटेल नजर आ रही है, बूट्स ब्रिट के नाम से है। और जैसे जैसे आप यहीं पे आगे रुक जाते हो, आमतौर पर ये फर्स्ट पेज है, और भी है, ये सेकंड पेज है। सेकंड पेज पे जाना कोई पसंद नहीं करता। हर किसी की पहली ट्राई तो यही होती है ना, टॉप पे आए। अगर टॉप पे आपकी वेबसाइट नहीं आती, दूसरे पेज पे है, तीसरे पेज पे है, चौथे पे, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो सर्च करना शुरू कर दे। दूसरे पेज पे जाके देखता हूँ यार इसकी वेबसाइट पे मेरा जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो रही है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। 10 तो बहुत दूर की बात है, पहले एक दो पेजेस के बाद आगे हम जाना पसंद ही नहीं करते। तो ये कैसे आएंगे आपकी वेबसाइट्स टॉप पे? इसमें एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसईओ, ये आपने एक नाम यहां पे देखा होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये बेस करती है आपके टाइटल्स के ऊपर, आपके टैग्स के ऊपर, वेबसाइट के स्ट्रक्चर के ऊपर, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, कितना रिस्पॉन्सिव है, ट्रैफिक कितनी आ रही है, उसकी वेबसाइट ऊपर आनी शुरू हो जाती है। जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जब विजिटर जाते हैं ना, तो इसका ब्राउजर इस चीज़ को पिक कर लेता है, गूगल और डिफरेंट क्राउलिंग इंजन जो होते हैं, सर्च इंजन इस चीज़ को पिक कर लेता है, यार ये वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जा रही है, लोग इस पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज दे रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक रैंक उसका अप कर लेता है। एक तो ट्रैफिक की बेस के ऊपर रैंक अप होता है, दूसरा एसईओ आपको करनी पड़ती है। आप एज ए डेवलपर आप हायर करते हो टीम को, यार मेरी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करो, मेरी वेबसाइट कोई चौथे पांचवें पेज पे जाती है, मुझे तो बिजनेस नहीं मिल रहा। फलाम बंदे का जो पेज नंबर 1 पे डाटा आ रहा है, वेबसाइट आ रही है, वो क्यों आ रही है? अगर आप गौर करो, हमारे पेज के ऊपर भी एसईओ हुआ हुआ है। कभी आपने गौर किया कि मैं अगर आपको कहता हूं कंप्यूटर ट्रेनिंग लाहौर, मैंने अपनी तरफ से क्यूरी फेंकी, मैं एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड था, मैं देखना चाह रहा हूँ कंप्यूटर के कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मैं जाके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोर्स सेलेक्ट कर सकता। यहाँ पे आप
ये देखो डिफरेंट नाम नजर आ रहे हैं। ये जो है ना, ये पेड है। इसके ऊपर इन्होंने कोई ना कोई इसमें जो है वो पेमेंट की है, जिसकी वजह से ये रैंक के ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं। हमने कोई ऐसा पेमेंट नहीं की, हमने इसके ऊपर लगाया एसईओ। एसईओ की बेस के ऊपर ये देखो आईसी ट्रेनिंग टॉप ऑफ द लिस्ट है, पहले पेज पे। लाहौर में तो आपको पता बीसीओ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं, आईटी के कोर्सेज करवाते हैं। ये हमारा क्यों आ रहा है पहले पेज पे? एसईओ यूज किया, मैंने नाम नहीं दिया, मैंने आईसीटी ट्रेनिंग नहीं लिखा, मैंने कहा कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने करने हैं, कुछ नाम तो बताओ। ये क्यों आ रहा है ऊपर? हमारे इसकी बैक साइड के ऊपर कौन लोग लगे हुए हैं एसईओ कर रहे हैं? इसके ऊपर टैग्स के ऊपर, टाइटल्स के ऊपर, आपके एसईओ के थ्रू इसको रैंक को अप पे ऊपर लेके आए हुए हैं। इस पे बड़ी मेहनत होती है पीछे। आप अगर अच्छे डेवलपर हो, साथ में एसईओ भी जानते हो, एसईओ भी एक टोटल सर कोर्स ये है, अलग एसईओ से कैसे कोर्स। लगता है? जी जी। ये एसईओ कैसे लगता है? एसईओ का भी बच्चे ट्रेनिंग, आपका कंटेंट, अगर आप इसको सर्च करना चाहो, एसईओ भी हम लोग करवाते हैं। अभी वेबसाइट आपने डेवलप करने का ट्रिक देख रहे हो, अभी तो आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो। एसईओ आपकी वेबसाइट जब लॉन्च हो जाती है उसके बाद का मरला होता है कि इसको वेबसाइट को आप कैसे किया जाए, रैंकिंग इसकी आप कैसे की जाए। तो एसईओ, व्हाट इज एसईओ? यू वांट टू नो? यस। असल में हमारा कोर्स एसईओ नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन, एक क्यूरी आई, तो ये मैं चैट जीपीटी के साथ आज बच्चों आपको कनेक्ट कर दिया है। कोई कंफ्यूजन हो माइंड में? व्हाट इज एसईओ? टेल मी। करता क्या है, किस तरह वर्क करता है? ये देखो, व्हाट इज एसईओ? चेक करो क्या बता रहा है। हाँ जी, आपकी वेबसाइट को यहां पे, इट इज अ प्रोसेस of improving what? Website, so it appears higher in search engine results like Google, like Bing, like Yahoo। ये क्या है? मैं ज्यादातर मैं ये यूज करता हूँ, गूगल करता हूँ या बिंग करता हूँ, याहू भी है। सर्चिंग करोगे, कोई लोग याहू में काम कर रहे हैं वहां पे सर्च डाल देते हैं, कोई लोग बिंग पे काम करते हैं वहां सर्च डालते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर गूगल के ऊपर सर्च इंजन हम यूज कर रहे होते हैं। तो जब आपको कोई चीज चाहिए होती है, गूगल ही करोगे ना, आई नीड दिस प्रोडक्ट, आई नीड दैट कोर्स, आई नीड दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो आपने गूगल के अंदर जैसे रखोगे, एक्चुअली एसईओ आपका एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी वेबसाइट को क्या करता है? अपीयर्स हायर इन सर्च इंजन, जो रिजल्ट्स आते हैं। तो एसईओ इज ए कोर्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिंपल डेफिनेशन, हेल्प्स वेबसाइट गेट मोर विजिटर ताकि आ सके। भाई लाजमी, जब आपके पहले पेज पे आपकी लिंक होगा तो वहां पे लोग ज्यादा क्लिक करेंगे ना। 10वें पेज पे तो जाना ही कोई पसंद नहीं करता, मैं कहता हूं दूसरे पेज पे कोई नहीं जाता। पहला पेज के ऊपर जब आपका लिंक नजर आ रहा होगा, विजिटर भी तो ज्यादा उधर ही आएंगे ना, क्लिकिंग वहां पे क्लिक ज्यादा मिलेंगे, बेटर रैंकिंग हो जाती है, मोर ट्रैफिक फ्रॉम। सर्च इंजन भी इस चीज को समझता है। जब ट्रैफिक उधर जा रही होती है तो रिकमेंडेशन सर्च इंजन की भी वही होती है कि यार इधर ऑलरेडी लोग जा रहे हैं, कोई तो वजह है ना जाने की, कोई तो वजह है, यहाँ पे इन लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो सर्च इंजन आपकी उन तमाम लोगों की क्यूरीज को उस तरफ डिरेक्ट करना शुरू कर देता है कि भाई उधर ही जाओ, उधर सब कुछ मिलता है। तो ये एक्चुअली सर्च इंजन भी वॉच कर रहा होता है ट्रैफिक इस वक्त किधर जा रही है, उधर ही भेज देता है सबको। जो भी सर्च करने के लिए जाता है वो कहता है तुम इधर वेबसाइट पे जाओ, इंशाल्लाह आपको अपना मतलब का कंटेंट मिल जाएगा। इफ समवन सर्चेस लाइक दिस, जिससे मैंने दिया बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स बताओ, एसईओ हेल्प योर वेबसाइट अपीयर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ए सर्च इंजन। जैसे मैंने कहा मुझे कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग बताओ, उसने आपका नाम आया ना ऊपर टॉप पे, तो इसका मतलब वेबसाइट बनाना ही काफी नहीं होता, उसके ऊपर एसईओ भी की हो। और एसईओ किसके ऊपर परफॉर्म होती है? टाइटल्स पे। आपने याद होगा अभी मैंने आपको गूगल के ऊपर जब एचटीएमएल का कोड लिखा, एक टैग था हेड सेक्शन में, टाइटल एक टैग था H1 और टाइटल टैग को जब आप कोई वेबसाइट लॉन्च करते हो, गूगल आपके इन टैग्स को स्टडी करता है। इन टैग्स में छुपा होता है सीक्रेट, ये वेबसाइट किससे रेलेवेंट है।
आमतौर पे टाइटल में, इसलिए एसईओ वाले को थोड़ी सी अच्छी ट्रेनिंग हो तो अच्छा टाइटल बनाता है, जो सर्च इंजन को मजबूर करता है आपकी वेबसाइट रैंक ऊपर करने में। टाइटल देखो, आप बेच रहे हो लेदर जैकेट और वहां पे जिक्र किया हुआ कंप्यूटर कोर्सेज का, तुक नहीं बनता। जो चीज बेच रहे हो, जो आपकी सेलिंग प्रोडक्ट है, वो टाइटल में रखो कि दिस वेबसाइट इज अबाउट दिस, टाइटल में रखो। H1 टैग, कुछ टैग वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके आमतौर पे सर्च इंजन को हेल्प करते हैं टारगेट करने में कि आपकी वेबसाइट किससे रेलेवेंट है, प्रोडक्ट क्या है आपके, बेचने आ रहे हो तो क्या बेच रहे हो। जिस तरह आप जब मार्केट विजिट करते हो, वहां पे लिखा होता है रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, पता लगता है ना, फिर ही अंदर जाते हो ना, तो लाजमी होता है आपके टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहां पे फास्ट फूड में क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या पिज्जा मिलता है, टाइटल में पिज्जा, अगर उसमें लिखा होगा पिज्जा प्रोडक्ट वहां पे मिलती है तो ही एंटर होगी ना। अगर वहां पे टाइटल में कहा जाए कि एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, अगर डिटेल ना लिखूं, डिस्क्रिप्शन ना लिखूं नीचे कि यहाँ पे ये चीजें भी मिलती हैं, तो फिर वो मोर अट्रैक्टिव होता है। आप वहां पे फूड लवर वहां पे चले जाते हैं एंटर। सिर्फ टाइटल देना ही काफी नहीं होता, टाइटल की डिस्क्रिप्शन भी होती है। ये आपको मैं अभी सारी चीजें एसईओ से रेलेवेंट कोर्स मैंने नहीं करवाना, लेकिन मैं आपको एक अट्रैक्शन बता रहा हूँ। टैग्स के साथ उसका जो कंटेंट होता है इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी आप सर्च इंजन में देते हो तो उन चीजों को चेक करता है और फिर आपकी वेबसाइट को रैंक के ऊपर सर्च इंजन लेके आता है, ताकि फिर आप वहां पे विजिटर जितने जाते हैं तो वो फिर तमाम लोगों को रेकमेंड करता है, इधर ही जाओ भाई, इधर ही सब चीजें मिलेंगे, पिज्जा ये जी डिलीवर कर रहा है, पिज्जा यही वेबसाइट है, पिज्जा यही वेबसाइट है। तो वो आपकी ट्रैफिक उस तरफ आनी शुरू हो जाती है। ये डिपेंड करता है टाइटल टैग के ऊपर और खासतौर पे H1 के ऊपर। अभी मैं आपको H1 और टाइटल के बारे में जो बताया है अब आपको समझाता हूं। क्या करता है एसईओ? हेल्प्स टू इंक्रीज, ग्रो, business of इंप्रूव, YouTube, गेट क्लाइंट्स एंड customers. इंप्रूव वेबसाइट। क्रेडिबल भी होती है। भाई ये सब लोग अगर वहां जा रहे हैं तो कोई वजह है ना, सर्विस मिल रही होगी तो जा रहे हैं। अगर वहां पे आपको सर्विस ही कोई नहीं मिल रही तो लाजमी तो ट्रैफिक रुक जाएगी। आप कहते कुछ हो, देते कुछ हो। सीधी सी बात है, आप वहां पे बुलाते हो कि बड़े बड़े आपके ब्रांड्स हैं वहां पे, अगर ब्रांड्स रखे ही नहीं तो। भाई शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां पे ब्रांड्स होते हैं ना, वो अट्रैक्शन होती है इस शॉपिंग मॉल की कि यहाँ पे ब्रांड हर चीज मिलती है, तो वहां पे ट्रैफिक भी ज्यादा जाती है ना, ब्रांड लवर जो होते हैं वहां पे चले जाते हैं, या फूड लवर वहां पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एसईओ हमने अभी पढ़ना नहीं है, मैं अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अब आज पहला पेज जो बनाने जा रहा हूं उसमें मैं क्या रखने जा रहा हूं, ये देखिए। नहीं जनाब, मैंने आपको अभी ये एक इंडेक्स पेज बनाया। ये साइड के ऊपर अगर आपको ये ट्री दिख रही है, इस पे क्लिक करो, हाइड हो जाएगी। ये देखो, इस आइकन पे क्लिक करना है, ये वाला। ये आपको फोल्डर का नाम दिख रहा है, फोल्डर में एक फाइल दिख रही है जो अभी आपने बनाई है। और अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं, मतलब बंद कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। क्रॉस का मतलब ये नहीं खत्म हो गया। ये आप दोबारा जब इस पे क्लिक करोगे दोबारा कंटेंट सामने आ जाएगा। ये देखो, फोल्डर इज देयर, वेब डेव में 26, ये वो फाइल है जो पहली फर्स्ट पेज है। ये देखो, अभी मैंने इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना है, मैं फोकस करना चाह रहा हूं इस पार्ट। मुझे साइड के ऊपर इतना एरिया खाम खा ऑक्यूपाई है, वक्ती तौर पे मैं साइड पे करना चाह रहा हूं, यहां से कर लेना। अब आप कंटेंट को देखो, इसको समझो। डॉक्यूमेंट की टाइप HTML फाइल है, ओके। लैंग्वेज इंग्लिश है। बालकात आप उर्दू की वेबसाइट देखी होंगी, अरेबिक वेबसाइट देखी होंगी, तो लैंग्वेज यहां से डिसाइड होती है कि ये वेबसाइट इंग्लिश लैंग्वेज की है, उर्दू की है, फारसी की है, रशियन है, जर्मन है, स्पेनिश है, लैंग्वेज इज देयर। तो ये एक्चुअली ब्राउजर को बताती है। एक्चुअली ये ओपन किस में होना है? किसी ब्राउजर में। HTML पेज हमेशा याद रखना, ट्रांसलेट करने का काम, इन टैग्स को ट्रांसलेट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का काम ब्राउजर का होता है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, इन फाइलों को ट्रांसलेट करके टैग्स को पिक करने के बाद इसको रिजल्ट के तौर पे स्क्रीन पे, अच्छा मुझे बता सकते हो ये अगर मैं इसको एज इट इज ओपन करूंगा तो क्या शो होगा? कुछ भी नहीं, सिवाय टाइटल डॉक्यूमेंट के।
बाकी किसी टैग का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और हेड में अगर आप गौर करो, मेटा करेक्टर सेट आपका यूनिवर्सल 8 बिट का है, व्यू पोर्ट आपकी नेम व्यू पोर्ट है। छोड़ दो आज के दिन के लिए, इनको छोड़ दो मेटा टैग। टाइटल पे गौर करो, टाइटल पे क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट। और अगर आप यहां पे लिख देते हो ICT ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर, अब ये आपको कहां नजर आएगा? ये टाइटल में नजर आएगा। कहां? टैब में नजर आएगा। जो ऊपर आपको टैब होता है ना, अभी आपको दिखाता हूं। इसके अलावा कुछ है, हेड इज ऑफ, हेड में टाइटल होता है। बॉडी में मैं 2 लाइनें लिख देता हूं, H1/H1 के दरमियान में हेडिंग, और P और /P के दरमियान में पैराग्राफ। P और /P के दरमियान में एक सिंपल सा पैराग्राफ, जिसमें मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में एक लाइन लिखी है, वेलकम शेलकम किया। आप अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करो आगे, ये देखो एंड पे आपको /P मिलेगा, एंड पे आपको /P मिलेगा। हर टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, चाहे P हो, चाहे H1 हो, चाहे बॉडी हो, चाहे HTML हो। कुछ टैग्स होते हैं जिसका क्लोजिंग नहीं होता, जैसे मेटा, क्लोजिंग इज नॉट देयर। मेटा का क्लोजिंग कोई नहीं है, देख रहे हो? वो मेटा स्टार्ट हुआ है, एंड के ऊपर कहीं नजर आ रहा है आपको क्लोजिंग? नो। कुछ टैग जो होते हैं 99% टैग की क्लोजिंग होती है, जैसे HTML की हुई है, हेड की हुई है, बॉडी की हुई है। अब अगर मैं आपको कहूं इन दोनों लाइनों को निकाल देता हूं, नो प्रॉब्लम। अभी कुछ है इसके अंदर, कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल है, कुछ भी नहीं है, खाली। अब इसको आपने सेव करना है। सेव कैसे करते हैं? फाइल को सेव कैसे करते हैं? आप फाइल को, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करके करते हैं, कंट्रोल S, कंट्रोल S। सेव करने के लिए कंट्रोल S। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर हर दफा करना पड़ेगा? जब भी छोटा मोटा काम करेंगे सेव करना पड़ेगा। आपको आसान सी ट्रिक बताता हूं, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, इसका ऑटो सेव ऑन कर दो, आपकी जान छूट जाएगी। सेव करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ लिखो और अब ब्राउजर में जाके देख लो, लिखो और ब्राउजर में रिजल्ट देख लो। ऑटो सेव सब लोग ऑन कर दो, जिसका ऑन नहीं है ऑटो सेव ऑन कर दो, जान छूट जाएगी। अगर आपने कोई टैग ऐड किया है, कोई टैग में चेंजेस किए हैं, कंटेंट चेंज किया है, देयर इज नो नीड टू चेंज द टू सेव द फाइल, इट इज ऑटोमेटिकली सेव फॉर यू। ये मैंने ऑन किया हुआ, आप भी ऑन करो। अगली बात, अब आप इसको व्यू कहां करोगे? इसका एग्जैक्टली ब्राउजर में व्यू करोगे। ब्राउजर कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, और आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एज भी हो सकता है। अच्छा, ये सेव कहाँ हुआ है? आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने इसको सेव किया था डी ड्राइव पे। डी ड्राइव इज देयर, फोल्डर का नाम आपको याद होगा, मैंने रखा था वेब टैब May 26, और यहां पे ये फाइल आपकी पड़ी हुई है। और ये देखो, ये किस में ओपन होगी? बाजरा का स्टूडेंट मुझे खलील उस दिन कहते हैं सर ये माइक्रोसॉफ्ट एज में ही क्यों ओपन होती है? टाइप में देखो क्या इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन होगी, और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन भी नजर आ रहा है। अगर आप इसको एक्सप्लोरर में ओपन करना चाहो, गूगल क्रोम में ओपन करना चाहो, इसकी टाइप बदल लेना, ओपन विद गूगल क्रोम। ये आप पे डिपेंड करता है कि इसमें से तीनों में से किसको आप पसंद करते हो। तीनों ब्राउजर है, तीनों ही इस टैक्स को ट्रांसलेट करके स्क्रीन पे विजिबल करेंगे। इफ यू वांट टू यूज गूगल क्रोम इट्स ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अनदर ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 में आया था, माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 में आ गया था। उससे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। और थर्ड पार्टी जो गूगल का है, गूगल एक डिफरेंट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट से हट के अगर कोई ब्राउजर यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है दो, ये दोनों, ये माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर है, ये गूगल का ब्राउजर है। हम विंडोज यूज कर रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के डिफॉल्ट ब्राउजर होते हैं एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज, दैट्स इट। गूगल क्रोम मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है, गूगल क्रोम इंस्टॉल करना पड़ता है।
अब आपकी मर्जी है एक्सप्लोरर में ओपन कर लो, आपकी मर्जी है एज में ओपन कर लो, आपकी मर्जी है गूगल क्रोम में ओपन कर लो। अभी इस वक्त क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करूं, ये माइक्रोसॉफ्ट एज में इसको ओपन करके दिखा रहा है। क्या दिखाया मुझे बताओ? कुछ भी नहीं दिखाया, स्वाय प्लेन विंडो के। चेक करो, कुछ दिख रहा है? टाइटल में देखो क्या लिखा हुआ है। ये वो टाइटल है जिसका जिक्र हो रहा था आज की पूरे किस्से में। ये है टाइटल। टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल से पता चल जाता है आपका बिजनेस क्या है। इट्स ए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, you need to put exactly words there which helps your browser to search and rank up your website. Title is very important. तो टाइटल में हम एक काम करते हैं, दोबारा देखो, विजुअल स्टूडियो कोड में गए और यहां पे जाके मैं कहता हूं आईसीटी ट्रेनिंग कंप्यूटर सेंटर। ये मेरे ख्याल में उससे जानदार टाइटल है कि कंप्यूटर का सेंटर है, ये अकाउंट्स का सेंटर नहीं है, ये मार्केटिंग का सेंटर नहीं है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। तो टाइटल ऐसा जामे रखो जो आपके सर्च इंजन को हेल्प करे इस चीज को जज करने में कि ये वेबसाइट किस चीज से रेलेवेंट है। अगर ये ऑनलाइन स्टोर है, यहां लिखो ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, यहां पे फिर उस हिसाब से टाइटल चेंज कर दो। तो जिस तरह का बिजनेस है उससे रेलेवेंट टाइटल होना चाहिए। ये है टाइटल की बात। अभी अगर मैंने ये काम किया है, सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, सेव ऑटो हो गया। अब आप दोबारा जाओ, दोबारा जाओ, दोबारा जाओ, इसको दोबारा ओपन करो, डबल क्लिक करो, दोबारा ओपन हुआ। अब आप अगर देखो पिछली दफा क्या था जो मैंने अभी बंद नहीं किया ब्राउजर, लिखा हुआ है आईसीटी ट्रेनिंग सेंटर। यहां क्या लिखा हुआ है? आईसीटी ट्रेनिंग कंप्यूटर सेंटर, नया टाइटल। वो आपको कि पिछला क्यों नहीं अपडेट हुआ? वो रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखो, रिफ्रेश किया, ठीक हो गया। इसको बंद करना, बंद कर दो, ये लो, ये भी बंद कर दो। तो इसका मतलब है जिस जगह पे आपने अपनी फाइल को रखा है फोल्डर में, वहां जाके इसको ओपन करवाओ। बार बार स्टूडेंट कहते हैं, जैसा खलील मिस्टर कह रहे थे कल कि सर मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन होता है तो मेरे पास तो गूगल क्रोम भी है, उसमें क्यों नहीं हो सकता? मैं कहता हूं आपने सिर्फ एक काम करना है, यहाँ राइट क्लिक करो और यहाँ पे इस फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो और इसकी टाइप आप चेंज कर दो। ओपन किस में हो? गूगल में हो, ये लो। अब ये गूगल क्रोम में ओपन हो रहा है, ये गूगल क्रोम में ओपन हो गया। टाइटल इज देयर, ऊपर ऊपर टाइटल आपको दिख रहा है। मैं बाकी बंद कर देता हूं विंडोज। टाइटल इज देयर, ये गूगल क्रोम में ओपन हुआ है, ये क्रोम की विंडो है, एज में नहीं ओपन हुआ। ये टाइटल है आपका। और जैसे आप इसके ऊपर माउस को लेके जाते हो एग्जैक्टली पूरा टाइटल भी दिख रहा है। यही लिखा था ना आपने, आईसीटी ट्रेनिंग कंप्यूटर सेंटर। अब आप कहते हो सर ब्राउजर में तो कुछ दिखाओ, ब्राउजर विंडो में तो दिखाओ, टाइटल तो देख लिया। ब्राउजर विंडो में देखने के कुछ और टैग सीखने पड़ेंगे जिसमें H1 से लेके H6 अभी दिखाता हूं। दूसरा एक पैराग्राफ का टैग, आज मैं इतना ही करवाऊंगा। पैराग्राफ का टैग लिखाते हैं और H1 से लेके H6 तक के साइजेस का सिर्फ फर्क है, फॉन्ट का सिर्फ फर्क है, बड़े से छोटे की तरफ। जी सर अगर आपने बताया कि फाइल में जाके राइट क्लिक करके तो गूगल क्रोम में अपना लें, अगर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे डायरेक्टली ब्राउजर पे, मतलब कि क्रोम ब्राउजर पे वो भी करते हैं, उसकी लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आपको ऐड करनी पड़ेगी। अभी आज नहीं जाएंगे उस पर। अभी ब्राउजर के थ्रू उसको ओपन करे हो ना डबल क्लिक करके, कल फिर आपको शिद्दत से कमी महसूस होगी कि यार बार बार आप उधर क्यों जाते हैं। डायरेक्ट इधर से ओपन करें ना, डायरेक्टली इधर से ओपन करके दिखाएं। उसके लिए एक्सटेंशन एक इंस्टॉल करनी पड़ेगी लाइव सर्वर की, वो करेंगे कल। आज सिर्फ डायरेक्ट ओपन करके ओपन नहीं करते, बल्कि मैं आपको जिस फोल्डर में रखा है उस फोल्डर में जाने पे मजबूर कर रहा हूं आपको। वो जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको कल वेस्ट होने से बचाने के लिए हम एक काम करेंगे। ये वेस्ट हो रहा है ना टाइम, एक काम करते हो फिर उधर जाते हो, ब्राउजर फिर ओपन होती है, फिर उसमें काम करते हो, फिर उधर जाके ओपन करते हो, तो इसमें टाइम लग रहा है। ये टाइम की कीमत को समझाएंगे कल कि यह टाइम की कीमत होती है कोई, ये कोई तुक नहीं बनता
कि थोड़ी माइनर सी चेंजेस की, कुछ टैग्स ऐड किए और फिर उधर गए फाइल एक्सप्लोरर में और फाइल को डबल क्लिक किया, फिर ओपन हो। ये तो बड़ा लंबा काम है, बार बार इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, ये हम जंप एक कर रहे हैं। अब ये देखो, अब मैंने आपको आज जाने से पहले हेड में जहां बहुत सारे टैग हैं वहां पे इंपॉर्टेंट इज टाइटल। हेड में टाइटल होता है। अगर आपसे कोई पूछे ना, कोई क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ लेता है, टाइटल टैग किधर होता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं, आज आपको दोनों के आंसर मिल गए। टाइटल टैग कहां होता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मजीद परफेक्ट आंसर चाहिए, मतलब आप कहते हो सर मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए कि एक दफा इंप्रेस होते बंदा है, वाई वी यूज, टेक्निकली पूछ ले हैं क्या, ये किया क्या कहता है, वाई वी यूज टाइटल टैग इन HTML। क्या बता रहा है वो, जरा सुनो। Title tag is HTML used to define the title of a web page. Okay. It is written inside head section. Okay. Why we use title? Shows name on a browser tab. आपकी कंपनी का नाम ब्राउजर टैब में दिखता है, IC ट्रेनिंग या जो भी है आपका। The text inside title tag appear on a browser tab. Okay. एग्जाम्पल ये हो गई। इंपॉर्टेंट फॉर, ये टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। ये मैं आपको बता नहीं रहा था कि टाइटल टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इजी नहीं लेना और इस पे बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है टाइटल की, क्या टाइटल रखूं कि जब कभी गूगल, बिंग या याहू पे कोई सर्चिंग के लिए गए, मेरी वेबसाइट आनी चाहिए। टाइटल लिखने वाले भी कमाल के प्रोग्रामर होते हैं जो टाइटल को सही रेकमेंड करते हैं उस कंपनी के लिए। ये हर किसी की बस की बात नहीं होती कि टाइटल जो मर्जी डाल दो। टाइटल आपकी वेबसाइट के कंटेंट से रेलेवेंट होना चाहिए, बिजनेस से रेलेवेंट होना चाहिए। और ये आपको एसईओ में इसकी समझ आएगी। वो लोग जो एसईओ का कोर्स करेंगे और अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे लेके आना चाह रहे हैं, ट्रैफिक उधर लाना चाह रहे हैं, लाजवाब है आपके दुश्मन भी 100 होंगे और आपके कंपैटिटर भी 100 होंगे। हर किसी को अपना बिजनेस प्यारा होता है, अपना बिजनेस को बूस्ट करने का हर किसी को शौक होता है। ऑनलाइन अगर स्टोर आप ओपन करते हो, सर्विस देते हो, आप हमेशा ये चाहोगे मुझे बिजनेस ज़्यादा मिले, मेरे कंपैटिटर को कम मिले। तो लाजवाब अगर वो पहले पेज पे आ ही नहीं रहा तो आपकी वेबसाइट तो फ्लॉप है फिर। तो इसका मतलब सर्च इंजन लाइक गूगल यूज द टाइटल टैग टू अंडरस्टैंड द वेब पेज कंटेंट। ए गुड टाइटल हेल्प्स इंक्रीज, और ये टाइटल बुक मार्क के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बुक मार्क क्या होता है, हेल्प यूजर आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, मल्टीपल ओपन टैब्स अगर इजीली हो जाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये आपका कहाँ होता है, हेड सेक्शन में होता है। दूसरा, एवरी वेब पेज शुड हैव ए यूनिक टाइटल। भाई एक पेज है जिसपे आपकी कंपनी की जो लॉन्चिंग की गई है, पहला पेज, मेन पेज, फिर एक पेज पे कैरियर की इंफॉर्मेशन है, एक पेज पे सर्विसेज की इंफॉर्मेशन है, एक पेज पे आपका मैसेज है उस ऑनर का, वो आपने पेज बनाया, अलग अलग पेज बनाए हैं। तो टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन पेज का टाइटल आपकी कंपनी से रेलेवेंट होना। कीप द टाइटल शॉर्ट। अच्छा, ये भी एक चीज वो कह रहा है, कुछ लोग ना बड़ा लंबा सा टाइटल लिखना शुरू कर देते हैं। क्या कहा है इसने, कीप द टाइटल शॉर्ट एंड मीनिंगफुल और रेलेवेंट टू योर पेज ऑफ, जो आपका कंटेंट है उसकी। इसका मतलब इस पे भी महारत होनी चाहिए, टाइटल लिखने वाला भी इस चीज पे माहिर हो कि क्या टाइटल हो, शॉर्ट से शॉर्ट टाइटल में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट माय वेबसाइट कवर कर। टाइटल बनाना भी थोड़ी सी एक ट्रिकी जॉब होती है और ये जिसको लिखना आ जाता है वो अच्छा वेबसाइट डेवलपर हो सकता है और वो आपकी वेबसाइट को रैंक करने में एसईओ वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। रॉन्ग एग्जाम्पल क्या है, अब ये देखो ना, ये कुछ तुक बनता है टाइटल में माई पेज। क्या है माई पेज, उससे पेज के कंटेंट का क्या ताल्लुक है। माई पेज कैरियर का पेज है, मैसेज का पेज है, इन्फो का पेज है, सर्विसेज का पेज है, या आपका लैंडिंग पेज है, कंपनी का नाम है, तो उस नाम देखो ना टाइटल में किससे रेलेवेंट है कंटेंट। और ये जी इसको आपने इस तरह टाइटल और स्लैश टाइटल के दरमियान में देना है। और रॉन्ग एग्जाम्पल क्या है, ये बॉडी में नहीं देते टाइटल ऊपर ही। असल में रॉन्ग क्यों कहा है इसने,
ये आपने टाइटल, कंटेंट अपनी जगह पे गलत होगा लेकिन गलत जगह पे लिखा है आप, बॉडी में गलत होता है। टाइटल हमेशा हेड में होता है, टाइटल हमेशा हेड का पार्ट होता है, बॉडी में नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग और इनकरेक्ट है। और ये याद रखना, टाइटल जो गूगल है, बिंग है, याहू है, हमेशा हेड सेक्शन में ढूंढता है और वहीं पे जाके बस काम तमाम, बॉडी में नहीं जाके देखेगा। आप ही गलती है, क्यों रखा है आपने उधर, बॉडी में कभी भी टाइटल नहीं लिखते। और जहां तक हेडिंग का ताल्लुक है, आज आपको वो भी बता दूं, H1 टू H6 तक होता है। वाई वी नीड, व्हाट इज इंपॉर्टेंस, ये 6 टैग सिखाने लगा हूं, H1 से H6 क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको डॉक्यूमेंट भी एक शेयर कर दूंगा, उसमें काफी आपको डाटा मिल जाएगा, काफी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। H1, H1 to H6 are used to create headings and subheadings. हेडिंग्स, ये जिस तरह आपने बुक्स में देखा होगा कि चैप्टर का टाइटल है, उसका मेन टॉपिक है H2, 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 उसके अंदर सब टॉपिक है H3, 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 साइज का फर्क पड़ेगा, कि मेन, उसके अंदर सब टॉपिक्स, उसके आगे फर्दर उसकी सब ऑप्शंस। तो ये आमतौर पे H1, H2 और H3 तक ही जाती हैं। H4, H5, H6 बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। बुक्स में भी आपने देखा होगा, मेन टाइटल होता है, उसके टॉपिक्स हो गए, जिस तरह होता है ना, पाकिस्तान 1, पाकिस्तान 1.1, पंजाब 1.2, सिंध 1.3, KPK 1.4, बलूचिस्तान, फिर 1.1.1 लाहौर, 1.1 पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब टॉपिक्स। को इस तरह का कंटेंट अगर रेडी करना हो तो H1 बिग हेडिंग, H2 उससे लो लेवल पे, फॉन्ट का फर्क पड़ेगा, साइज का फर्क पड़ेगा। और जो मेन हेडिंग होती है ना, आमतौर पे इस तरह लिखी जाती है। और मैं इसी को आपको दिखा देता हूं करके, फर्क क्या है, इंपॉर्टेंस लेवल का फर्क है, ठीक है। और ये देखो, यहां पे मैं हेडिंग्स डाल देता हूं, जस्ट हेडिंग्स। अब आपको यहां पे अगर गौर करो स्टूडेंट्स, यहां तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। हाँ, जब इसको ब्राउजर में ओपन करोगे वहां वाज़े फर्क नजर आएगा। हर टैग का जो विजिबिलिटी है वो साइज वाइज आपको डिफरेंट नजर आएगी। और इसको बोलते हैं इंडेंट करना। बॉडी के अंदर इसको मैंने 1 टैप प्रेस करके आगे कर दिया, ये बॉडी का पार्ट है। अगर उसी लेवल पे लिखूंगा आपको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि बॉडी के अंदर क्या है, इसलिए इसको कहते हैं इंडेंट करना। टैप प्रेस करके आगे आगे कर दिया। अब आप इसका विजुअल देखना चाह रहे हो, ये लो, मेन हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग है, उसका कोई सेक्शन है, उसकी स्मॉलर, उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलेस्ट। H1 से H6, H1 से H6 कुछ सेक्शन है, उसमें कुछ आपने पैराग्राफ लिखना है। कोई हेडिंग है, उसमें आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखने के हमेशा याद रखना P का टैग होता है। और ये ऑटोमेटिकली इसने दे दिया, बस इतना ही मैंने टैप प्रेस करके, ये पैराग्राफ होगा। H3 के अंडर आपने लिखा है, H2 के अंडर लिखो उसके नीचे आ जाएगा। मतलब जिस सीक्वेंस में लिखोगे वहां सीक्वेंस में उसकी अपीयरेंस होगी। H1 के नीचे लिखोगे वहां पे आ जाएगा, H2 के नीचे लिखोगे वहां पे आ जाएगा, H3 के नीचे पैराग्राफ लिखोगे वहां पे आ जाएगा। अगर लिखना चाहो मोस्ट वेलकम, यहां पे जाके लिख दो। मैं लिख देता हूं जरा, अंडर H2, ताकि आपको क्लियर पता लगे कि वो क्या है। अंडर पैराग्राफ लिखे दो, अंडर हेडिंग्स दिखाऊं, यू नीड टू शो, go and see in your browser like this is paragraph and this is another paragraph। और ये लाइनें ज्यादा भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स, ये तो मैंने अभी सिर्फ चंद वर्ड्स लिखे ना पैराग्राफ के, आपकी 2-3 लाइनों का पैराग्राफ भी हो सकता है। करके दिखाऊं,
अच्छा, एक आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। पैराग्राफ की अगर आपने लेंथ बढ़ानी हो ना, अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा कि क्या लिखूं, अभी तो मैं सीख रहा हूं, लर्न कर रहा हूं, लिखने को मेरे दिमाग में कंटेंट नहीं है, आसान सी ट्रिक बताऊं। इसका एक लॉरम टेक्स्ट होता है। लॉरम आप लिखो, LOREM, और एंटर कर दो। ये लॉरम टेम्पलेट टेक्स्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली आपके डाटे को पॉपुलेट कर देता है। वेयर एवर यू वॉन्ट टू डू, इट विल पॉपुलेट ए लॉन्ग टेक्स्ट। लॉरम कहीं पे भी लिख दो, इधर भी लिख सकते हो लॉरम, कोई मसला नहीं है, जहां पे भी लिखना है लॉरम, LOREM, ऑटो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो लिखा है कंटेंट इसको पढ़ नहीं पा रहे, हमें आगे जाना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है। क्या ये तरीका है? ये रैप करते, रैप करने के लिए आपने जाना है व्यू। कहां जाना है? व्यू। व्यू में ये रैप होता है, वर्ड रैप सबसे नीचे, ऑल्ट जेड। इससे क्या होगा कि आपका जो लॉन्ग टेक्स्ट है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा, वरना आगे निकल गया ना, अब देख नहीं पा रहे थे। अब सहूलत से लिखो, पढ़ो, जो चेंज करना है करो। व्यू में वर्ड रैप, फाइल में सेव, और सेव आपका ऑटो, फाइल में न्यू प्रोजेक्ट, न्यू फाइल। ये मैंने आज आपको कुछ ऑप्शन सिखाए हैं। फाइल में न्यू फाइल क्रिएट करना सिखाया, फाइल में सेव करना सिखाया, फाइल में ऑटो सेव करना सिखाया, आज व्यू में एक काम करना सिखाया। जब आपका लॉन्ग टेक्स्ट हो जाए और स्क्रीन से हट के निकल जाए आगे, और आप उसको रैप कर सकते हो, ऑल्ट जेड प्रेस कर दो सब। जिसका अगर पैराग्राफ की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, स्क्रीन के ऊपर नहीं समेट पा रहे, नहीं देख पा रहे, ऑल्ट जेड कर दो, ऑल्ट जेड कर दो, या व्यू में जाके वर्ड रैप, बिल्कुल नीचे जाओगे ऑप्शन होगी वर्ड रैप। अच्छा, ये कर दिया है। यू वांट टू सी इन योर ब्राउजर द रिजल्ट्स आर देयर, यू कैन सी। ये देखिए, ये टेक्स्ट आ गया, चेक करो। लॉन्ग टेक्स्ट विद 2 लाइन्स, विद 3 लाइन्स, विद 4 लाइन्स। अगर आप कहते हो सर और इसमें टेक्स्ट ऐड करते, मैं कर दो। कहाँ कर दूं सर? कहीं कर दो। ये लो, इधर आ जाओ, इसके अंदर कंटिन्यू कर लो, अगेन लिखो लॉरम, ये लो, फिर लिखो लॉरम, ये लो, फिर लिखो लॉरम, ये लो। लाइनें बढ़ गई होंगी, चेक करो। ब्राउजर विंडो में आप जाके चेक कर सकते हो रिफ्रेश करने पे। अभी इसमें CSS नहीं है, बुरे लग रही है हेडिंग्स, पैराग्राफ, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, कोई लुक नहीं कर रही। ये लुक निकालने के लिए आपको CSS सीखनी पड़ेगी। आज ढांचा तैयार हुआ है, हेडिंग सादी, कोई खूबसूरती नहीं, कोई अलाइनमेंट नहीं, सेंटर में हेडिंग रखनी थी, कलर लगाने थे, बैकग्राउंड सेट करना था, ये नहीं कर पा रहे, लुक नहीं कर रही। आप अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करने के लिए आपको क्या सीखनी पड़ेगी? CSS। उसके लिए वेट करो, कल नहीं तो परसों हम CSS सीखेंगे। और इस जुमेरात को बच्चों क्लास है, मिस्टर हुसैन, मिस महविश, इस जुमेरात को क्लास इसलिए है कि अगला वीक हमारा ऑफ होने जा रहा है। ठीक है, अगला वीक, क्योंकि स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया सर मंडे ट्यूसडे ऑफ कर दें, वेडनेसडे को तो ऑब्वियसली छुट्टी है हमारी, तो हम जुमेरात वाले दिन भी एक अदद इसी तरह लेक्चर करेंगे। ठीक है, 7:30 हो गए हैं। तो आज के लिए सिंपल आपने ये सीखा कि एक सिंपल सी वेबसाइट का स्ट्रक्चर का बेसिक क्या होता है, कौन कौन से इसमें चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हेड में क्या चीज होती है? टाइटल, बाकी छोड़ो, मेटा को इंशाल्लाह समझा दूंगा। बॉडी में आमतौर पे H1 से लेके H6 डिपेंड करता है। H1 H2 H3 की जरूरत पड़ती है, H4 H5 बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। इतनी छोटी हेडिंग की जरूरत नहीं होती, हेडिंग लेवल बस 1 इज ओके, और 1 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग, इसने कहीं बताया नहीं हमें। आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हो, सेक्शन में पेजेस को इजियर टू रीड हो जाता है, हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, इस तरह हेडिंग वाइज। रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है, आपको अंडरस्टैंड करने में, टॉपिक ये मेन टॉपिक है, इसका सब है, ये सब है, ये सब है, रीडेबिलिटी आसान कर देता है, समझना आसान हो जाता है। और इंपॉर्टेंट फॉर, आ गया कि नहीं आ गया दोबारा? तो आज आपको दो चीजें समझ आई हैं कि सर्च इंजन लाइक गूगल यूज हेडिंग टू अंडरस्टैंड वेब पेज स्ट्रक्चर एंड इट्स कंटेंट। H1 इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कहा जाए
H1 H2 H3 H4 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अगर H1 बड़ा भी होता है साइज, और यही इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है H1 की वेबसाइट किससे रेलेवेंट है। कंटेंट प्रॉपर हेडिंग इसमें रखनी चाहिए, रैंकिंग में ये इंप्रूव करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है H1, अच्छा एक चीज आपको और समझ आई होगी, H1 पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही देना चाहिए, एक HTML पेज पे एक इसलिए होना चाहिए, उसको कंफ्यूज नहीं करना। गूगल को, बिंग को, जब वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हुए आपकी वेबसाइट को रैंक कर रहा हो, H1 एक से ज्यादा नहीं डालना। अगर H1 आपने 4 जगह डाल दिए, हाँ हेडिंग्स है ना, H2 इस्तेमाल कर लो, 4 जगह 5 जगह, उसके अंदर सब हेडिंग H3 इस्तेमाल कर लो। लेकिन H1 सिर्फ और सिर्फ एक ही हो पूरे पेज में। ये थोड़ी है उसको बेवकूफ बनाना है हमने, एक H1 में कुछ लिखा हुआ है, एक H1 में कुछ लिखा हुआ है, उसको कंफ्यूज थोड़ी करना है। ये भी यूज नहीं कर सकते H2 H2 जितने मर्जी इस्तेमाल कर, नहीं। फॉर एग्जांपल वी कैन कंसीडर अगर H1 ना लेके H2 यूज करें फिर भी नहीं। नो मसला। लेकिन H1 अगर इस्तेमाल करना है तो ऐसे करो, ऐसा रखो जो वेबसाइट के कंटेंट को डिस्क्राइब करे। खुद पुकार पुकार के बोलो कि मैं ये हूं, मेरी वेबसाइट में ये चीजें हैं, मैं एक ट्रेनिंग कॉलेज हूं, इंस्टीट्यूट हूं। इसलिए कहा जाता है, दोबारा सुन लो, टाइटल एंड H1 इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गो विद SEO। आमतौर पे जो SEO करने वाले लोग हैं ना, वो दो चीजों पे कंसंट्रेट करवाते हैं, टाइटल एंड H1। बाकी के साथ उसको कोई ऐसा मतलब नहीं होता। वो कहते हैं यार ये सही लिखे हुए हैं, आपकी वेबसाइट रैंक क्यों नहीं हो रही सही? क्योंकि वो आपके वेबसाइट कंटेंट के साथ रिलेट ही नहीं हो रहा है H1 और टाइटल। ये दो चीजों को आपने फोकस करना है। इसीलिए मैंने आपको ChatGPT के थ्रू वेरीफाई भी करवा दिया कि H1 H6 तक चलता है। P सिंपल पैराग्राफ्स के लिए होता है, जितनी मर्जी लाइनें लिखो पैराग्राफ की। और अगर आपको टेम्पलेट लिखने में दिक्कत हो रही है, टेक्स्ट टाइम शॉर्ट है, जैसा आपने फिलर डालना है, तो लॉरम लिख के एंटर कर दो। तो ये इसमें चेंज कर सकते हैं किससे? अगर वेबसाइट बना ली है, कुछ बना ली बाद में चेंज हो जब मर्जी करो यार, वेबसाइट के आप ऑनर हो, कंटेंट आपके हवाले है, जो मर्जी करो। लेकिन मैं बता ये रहा था कि आपकी वेबसाइट के रेलेवेंट होना चाहिए कौन उसका H1 और टाइटल। पैराग्राफ चाहिए बस। तो जो मर्जी लिखो यार, जो मर्जी लिखो। ये तो मैंने फिलर डाला ना ऐसे ही, आप प्रॉपर लिखोगे ना इसमें, मेन टॉपिक उसका सब टॉपिक, मेन टॉपिक उसका सब टॉपिक, मेन टॉपिक उसका सब टॉपिक, जितने मर्जी डालो। H2 उसमें पैराग्राफ रखने, पैराग्राफ डालते जाओ। तो H2 एंड पैराग्राफ्स, H2 एंड पैराग्राफ्स, H2 एंड पैराग्राफ्स, H2 एंड पैराग्राफ्स। बट H1 always remember, just you want to put one time, और ये रेलेवेंट हो, क्योंकि SEO में ये इस्तेमाल होता है। और SEO आपको पता है एक इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हो। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम यहीं से कल स्टार्ट करेंगे, मजीद कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। आपको एक डॉक्यूमेंट भी ओपन करूंगा जो इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगा सीखने के लिए, ना सिर्फ HTML बल्कि CSS। और हमारी फर्स्ट असाइनमेंट जो होगी वो मैं चाह रहा हूं कि आप वीकेंड तक, ये वीकेंड तक, थर्सडे तक इतना कर लो कि कुछ ना कुछ बना लो। जैसे आपको क्या सर बना दें, चले एक काम करते हैं, एक और प्रोजेक्ट ओपन करता हूं। ये तो एक है ना वेब डेव का, मैं एक और प्रोजेक्ट ओपन करता हूं, फाइल में जाता हूं। अगर आपने प्रोजेक्ट को बंद करना हो, मिसाल के तौर पे आप कंपनी में काम करें दो डिफरेंट वेबसाइट्स पे, एक ये बन रही है जो हम बना रहे हैं, इसको अगर आपने क्लोज करना हो स्टूडेंट्स, तो क्लोज यहां से करते हैं, यहां पे क्लोज फोल्डर। ओपन जब किया था तो क्लोज भी होता है, ये हो गया क्लोज। एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। नाउ यू वांट टू ओपन अनदर प्रोजेक्ट। जैसे मैंने एक रिज्यूमे बनाया है और वो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, इस तरह मैं भी चाहूंगा कि आप अब 1 जून को आओ तो कम से कम इससे मिलता जुलता आपका बनाओ। कैसे? ये देखो, एक और प्रोजेक्ट ओपन करता हूं जिसमें एक रिज्यूमे मैंने रफली एक कंटेंट वहां पे रखा है। ये देखो, फाइल, ओपन फोल्डर। पहले भी यही किया था, लेकिन आपने नया फोल्डर कनेक्ट किया था। अब आपने पुरानी एक फाइल है फोल्डर, वो मैं ओपन करके दिखाता हूं। मतलब ये समझो दूसरा प्रोजेक्ट जो मैंने पिछले साल बनाया है या एक महीना पहले बनाया। फाइल में गए और यहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट, देखो
आप इसके ऑनर हो डिवाइस के, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो डी ड्राइव पे ये कुछ असाइनमेंट्स के नाम से मेरा एक फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वेब डेव असाइनमेंट्स, और ये रिज्यूमी पोर्टफोलियो, ये मैंने ओपन कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर कर लिया, ये मेरा पेज के कंटेंट सामने आ गया। अगेन रिमेंबर, आपका यहाँ पे रेज्यूमी कंटेंट इज देयर, कहाँ गया, ओपन विद ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर, आपने ये रेज्यूमे फोल्डर सेलेक्ट नहीं किया, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड नहीं ओपन होगा ना यहाँ पे। सर वो क्लिक नहीं हुआ फोल्डर। सर वो करेंगे ना वो तो उधर से भी कर सकते हैं, मैं कह रहा था इधर ओपन करते हैं फोल्डर। फोल्डर जब ओपन करोगे, जैसे वेब डेव असाइनमेंट का फोल्डर, ये है जी हमारा मेन फोल्डर है वेब डेव, ठीक है। उसके अंदर ये 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक गूगल का पेज डिजाइन किया हुआ है, उससे रेलेवेंट इंडेक्स पेज, स्टाइल्स, फाइल, इमेजेस वगैरह पड़े हुए हैं। एक ये ट्रैवल एंड टूरिज्म का जिसमें इमेज पड़े हैं, अबाउट का पेज, फर्स्ट पेज, इंडेक्स पेज। एक और प्रोजेक्ट, ये समझ लो आप 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। आपने मेन फोल्डर बनाया, उसमें 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। ये मेरा प्रोजेक्ट जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 जून को आप दिखाओ, ये वो प्रोजेक्ट जिसमें इंडेक्स फाइल को ओपन करता हूँ। इसमें CSS भी अप्लाई हुई है, बाकी चीजें भी हैं। ये देखो, गो लाइव भी करता हूँ। गो लाइव ये कल सिखाऊंगा, गो लाइव का मतलब क्या होता है। बजाय आप ब्राउजर में उसमें एक्सप्लोरर में जाओ, फोल्डर में जाओ, इंडेक्स पेज को ओपन करो, यहीं से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। यस, ये जी सिंपल सा पेज जो मैं चाहूंगा आप सादा सा पेज बनाओ, जिसमें आपको फोटो लगाओ और साइड के ऊपर आपका डेटा हो, आप कौन हो, क्या कॉन्टैक्ट है, क्या ईमेल है, कौन सी वेबसाइट है, एजुकेशन आपकी क्या है, इंट्रो क्या है, प्रोजेक्ट्स पे जिस पे काम किया, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, बस इतना बनाना है। लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा, कहना बड़ा आसान है। HTML CSS इसमें अप्लाई हुई भी है ठीक ठाक। दिखाऊं, एक दफा झलक करो। डिव डिव कुछ और भी कुछ है, ये टैग्स हैं। इसमें कुछ टैग्स आपको देखे देखे से लग रहे हैं, जैसे टाइटल, जैसे हेड, जैसे बॉडी, जैसे H2, H2, H2। लेकिन ज्यादातर ऐसे टैग्स हैं जिसका अभी आपको बिल्कुल ही नहीं पता। और साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, आपने CSS भी लगाई है। ये CSS है, बॉडी के ऊपर, कंटेनर के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर, ये CSS है। जब ये कर लोगे तो फिर ये फिनिशिंग लाइन आप पहुंच पाओगे, फिर आपको समझ आएगी कि ये पूरा पेज किस तरह बनना है। ये ऐसे नहीं बन जाना, कहना आसान है, ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने मेरे साथ ना कुछ टैग्स की लर्निंग करनी है अगले 3 दिनों में, मंगल, बुध, जमेरात। कुछ थोड़ी बहुत CSS भी करवाऊंगा। पहले आप सादा ही चाहे बना लेना, पहले आप चाहे सादा ही बना लें जैसे आप ट्राई कर रहे हो। इसकी CSS जितनी अगर मैं करवा सकाऊंगा थर्सडे तक, उतनी की लगा देना, अभी टेंशन नहीं लेनी। जितनी कि मैं आप समझा सकूंगा उतनी CSS लगा के एक रिज्यूमी बना के आपने डिजिटल CV जिसे बोलते हैं। वैसे डिजिटल CV में आपको अगर कहूँ कुछ इस तरह का बनाना है, ये थोड़ा मुश्किल है, चले मैं आपको आसान सा भी दे सकता हूँ, बल्कि आसान ही आपको लगाऊंगा। बाद में उसको हम थोड़ा सा अगले लेवल पे लेके चलेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा टेम्पलेट दिखाता हूँ, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका माइंड मेकअप कर सकूं कि आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑन फर्स्ट ऑफ जून। ऑन 1 जून मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इंशाल्लाह मैं कुछ डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर करूंगा, HTML की फाइल, CSS की फाइल, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। मैं आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ अभी इस वक्त, ये तो बना ही लोगे सब जिस तरह का मैंने करवाया या करवाऊंगा। ये सैंपल है, इतना आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। अपना नाम लिखना, अपनी जो भी आपकी फ्रंट एंड डेवलपर हो, डिजिटल मार्केटर हो,
आपका ईमेल क्या है, आपका नंबर क्या है, आप किस सिटी से हो, और आपका लिंक अगर आपकी वेबसाइट है उसका लिंक देना है, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इतना तो आप कर ही लोगे, इतना आप इंशाल्लाह कर लोगे। आप कहोगे सर ये थोड़ा सा हमें अगली दफा आप ये करवा लेना, अभी मैं सादा ही बनाऊंगा, ये जुमेरात को डिसाइड करूंगा कि सादे पे जाना है या CSS के थ्रू थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, ये हम थर्सडे को डिसाइड करेंगे। मैं देखता हूँ ना कि क्या टेम्पो चल रहा है हमारा, कल परसों और चौथ, 3 दिनों में हम क्या इस लेवल पे आ जाएंगे कि CSS को अच्छा अप्लाई कर सको। नहीं कर सकोगे तो वो मैं सादा दे दूंगा, वो तो इंशाल्लाह बन ही जाएगा। H1 को लगा के, P को लगा के, लिंक्स वगैरह वो इतना सिखा दूंगा आपको। अभी हमारे पास 3 लेक्चर और हैं, आज अगर हम इतना चीज़ें सीख ली हैं तो अगले 3 दिनों में इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में अगर ये नहीं तो कम से कम वो जरूर बना लोगे जो मैं आपको दिखाया अभी, उतना तो बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम कल, हमारी मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह 6 बजे, हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो भी किया है इसको हम बंद कर सकते हैं।